सीजन 3 के शुरुआत में हमें मैमीज को दिखाया जाता है। अभी वो पानी में डूब रहा होता है। उसके चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसे सफोकेशन भी फील हो रहा था। उसके मन में बहुत सारी आवाजें गूंजने लगती है। उसकी मॉम कहती है, मिमी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सबसे पहले खुद को जिंदा रखना होगा। प्रीस्ट कहता है, अत्याचारी तुम्हारी वजह से इवीज अब खत्म होने वाला है। नार्सिस कहता है, इवीज ने हमें मिसफॉर्चून दिया है, इसीलिए तुम एक पापी की तरह पैदा हुए हो। उसका बड़ा भाई कहता है, हम हेड्स रिवर के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी बातों से मैमीज बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो सोच रहा था अब बस करो। वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली था। उसे देख के मैमीज बहुत ही ज्यादा खुश था। वो सोच रहा होता है, ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे हो। पर धीरे धीरे ली डिसअपियर होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वो परेशान होकर सोचने लगता है, ये कितना बेकार सपना था। तभी उसके बॉडी में खुजली होने लगती है। वो अपने बॉडी को स्क्रैच करता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये क्या है, मेरे बदन पे ये गंदगी कब लग गई। तभी वो देखता है कि उसके पास ली नहीं था। बाद सीन शिफ्ट होता है ली के ऊपर। अभी वो कुछ लिख रहा होता है। एमिस उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम फिर से आधी रात को जाग गए। देन वो ली को हक करते हुए कहता है, क्या होगा अगर तुम पूरी तरह से थक जाओगे तो। ली कहता है, मैं सारे चीजों में अपना बेस्ट देना चाहता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में रिग्रेट फील ना हो। ये सुन के मैमीज कहता है, अगर तुम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करोगे क्या इससे तुम्हें और भी ज्यादा रिग्रेट फील नहीं होगा। ये सुन के ली स्माइल करता है। देन वो मैमीज को किस करते हुए सोचने लगता है, हाँ ये मोमेंट्स इम्पोर्टेंट है। मैं होप करता हूँ कि सब कुछ ऐसे ही चलती रहे। देन स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, उन दोनों को मांगा सिटी में वापस आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। 2 हफ्तों में उन्होंने वहाँ का सारा काम संभाल लिया था। एमिस ने अपना वादा निभाया। उसने अपने मदर के डेथ और एथन के पतन के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। अभी ली को जिम्मेदारी दी गई थी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। उसे बहुत कुछ करना था। वो सोच रहा होता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक कंट्री को मैनेज करना इतना थका देने वाला काम है। पर अभी वो जो कुछ भी कर रहा है ये फ्यूचर के लिए है। फॉर्चुनेटली उसके पास भरोसेमंद दोस्त थे। यहाँ पे वो ईवी, वी और एकीन की बात कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ईवी और वी को दिखाया जाता है। उनसे मिलने के लिए ली और महमीज पहुँच चुके थे। ईवी कहता है, क्या मीटिंग इतने सुबह सुबह शुरू हो जाएगी? आखिरकार ऑर्गेनाइजर इतना लेट कैसे हो सकता है? महमीज कहता है, अभी तुम ब्लैंकेट के अंदर हो और तुम हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो। कहा जाए तो महमीज और ली रात को सो भी नहीं पाए थे लेट नाइट काम करने की वजह से। महमीज कहता है, मैंने तुम दोनों को काम करने के लिए कहा था, अभी वो काम कैसा चल रहा है? ईवी कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नोबेल आवाज नहीं कर रहा है। वी कहता है, मेरे साइड से भी अभी काम चल रहा है। हमने अपने सीक्रेट गार्ड में से अनस्टेबल पर्सन को हटा दिया है, पर एथेंस का इन्वेस्टिगेशन अभी भी स्लो चल रहा है। तभी वहाँ पे एकीन पहुँच जाता है और कहता है, सिक्योरिटी और सिटी डिफेंस अभी यूजुअली काम कर रही है और अभी न्यू आर्मी स्मूथली ऑर्गेनाइज हो रही है। मैमीज कहता है, मैं तुमसे ये पूछने वाला नहीं था, मैं पूछने वाला था कि सिस्टर इन लॉ आज एब्सेंट क्यों है? किन कहता है, क्योंकि उसे कोल्ड हुआ है। सुन के मैमीज और ईवी दोनों कहते हैं, क्या वो सीरियस है? क्या उसने मेडिसिन खाई? एकीन कहता है, हाँ ली ने उसे मेडिसिन दिए थे, उसने वो मेडिसिन खा लिए हैं। अभी वो सोच रहा होता है, अगर आज मेरी वाइफ एब्सेंट नहीं रही थी तो वो तुम लोगों को ऐसे लवी डवी एक्ट करते हुए देख लेती। इधर हमें इमो को दिखाया जाता है। वो चीखते हुए सोचने लगती है, आखिर मेरे बारे में कौन बातचीत कर रहा है? इसके बाद सीन अगेन शिफ्ट होता है महमीज के ऊपर। महमीज सबसे कहता है, ठीक है आज हम लोग मेन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 दिन के बाद सेलिब्रेशन होने वाला है। हमें ली का क्या नाम रखना चाहिए, इसके बारे में सब लोग सीरियस होकर सोचने लगते हैं। पर ली सोच रहा होता है, नहीं, हम लोगों को सबसे पहले सेलिब्रेशन के अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। वो परेशान होकर कहता है, हम उसको स्वालो पुकार नहीं सकते क्योंकि ये उसका कोड नेम है। हम इसे पब्लिक के लिए यूज नहीं कर सकते। हमें उसे क्या पुकारना चाहिए? क्या किसी के पास कोई सजेशंस है? ली कहता है, उसके पास ऑलरेडी एक नाम है ना। ली इरिटेट होकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं सिर्फ उसे ये नाम से पुकार सकता हूँ। फिर ईवी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, तो फिर हम उसका नाम मूनलाइट बेबी क्यों नहीं रखते? उसका मूनलाइट हेयर, डिवाइन अपीयरेंस, ये ईवीज के ट्रेजर का एक सिंबल है।
पर मेहमीज को ये नाम पसंद नहीं आता। वो एकीन को इसके बारे में पूछता है। एकीन एक बहुत लंबा चौड़ा नाम बताता है। मेहमीज इसके बारे में गौर से सोचने लगता है। इधर ली सोच रहा होता है ये नाम तो एक क्वीन का था, ये बहुत ही बड़ा नाम है, वो डेफिनेटली इसे चूज नहीं करेगा। पर मेहमीज इस नाम के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से ली बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये बहुत ही लंबा नाम है। मेहमीज उसे पूछता है तुम्हें ये नाम कैसा लगा। ली कहता है मुझे लगता है हमें सेलिब्रेशन करके रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन वो आगे कहता है शुरू से ही इस बात पे बहस चल रही है क्या ये सच में हुआ था या फिर नहीं। स्टोरी के आगे हमें ओपात फेस्टिवल के बारे में कुछ बताया जाता है। जुलाई 20 को इवीज के लोग आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। देन इसके 27 डेज के बाद ओपात फेस्टिवल बनाया जाता है। ये इवीज के लिए एक बड़ा फेस्टिवल है जो मांगा सिटी में बनाया जाता है। ये फेस्टिवल 1 वीक तक बनाई जाती है। इस फेस्टिवल में बहुत सारे सेरेमनीज भी होती है। ओपात फेस्टिवल के पहले दिन पे गॉड हरमानुबीज के स्टेचू को कैरी करके पैलेस से बाहर निकाला जाता है और उसे साउदर्न रीजन की ओर भेजा जाता है। इवीज के लोग उस गॉड को कैरी करके नीलो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो लोग उस स्टेचू को शिप के जरिए कैरी करके साउथ मैंगा सिटी में पहुंचा देते हैं, जहाँ पे हरमानुबीज का एक टेम्पल है। इस समय नीलो नदी के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे मौजूद सारे लोग एक्साइटमेंट से शोर शराबा करने भी शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह पे जमा होते हैं जहाँ पे वो लोग ड्रिंक करते हैं और बहुत सारा खाना पीना भी चलता है। वो लोग रात भर सेलिब्रेट करते हैं। ये ओपात फेस्टिवल इवीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ली सोच रहा होता है इवीज ने चर्च को बाहर निकाल दिया है। अभी लोअर इवीज में एक नया रिलीजन पनप रहा है, इसीलिए अभी हमें इन सब चीजों से डील करना होगा। अभी इतनी धूमधाम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना मुझे लगता है कि ये एक्सेसिव होगा। तभी मेहमीज उसके फोरहेड को टच करते हुए कहता है अभी अभी तो सब कुछ सेटल हुआ है, इसीलिए हमें ये सेलिब्रेशन धूमधाम से करनी होगी ताकि लोग इंस्पायर हो सके। नो ली को फोरहेड पे किस करते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है ब्रेक लेने के लिए, तुम अपने मूड को भी चेंज कर सकते हो। ईवी, वी और एकिन वो सब भी बड़ा फेस्टिवल करने के लिए कह रहे होते हैं, इसीलिए ली सोचने लगता है इससे हमारा रेपुटेशन बढ़ सकता है और ये पैसों की बर्बादी भी नहीं होगी। मीस कहता है ठीक है, हम इस फेस्टिवल को बहुत बड़ा बनाएंगे, इस दुनिया को देखने दो कि इवीज कितना फल फूल रहा है। कहता है हमें एरिस्टन को हायर करना चाहिए, वो जल्दी से हमारे लिए छोटे छोटे डॉल क्रिएट कर सकता है, इससे हमारे यहाँ के कारीगर को मदद मिलेगा और हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। मीस कहता है हमने छोटे छोटे डॉल्स को पेरिस में डिजाइन किया था, वो बहुत अच्छी तरह से बिकने लग गई थी, हमें ये फिर से करना चाहिए। ईवी कहता है जब से ली ने हमें ज्वाइन किया है मीटिंग अभी बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल लगती है। वी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। इन कहता है ये अच्छी बात है, मैं फेस्टिवल के लिए बहुत बेताब हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मांगा सिटी दिखाया जाता है। मैं एनुवीज को दिखाया जाता है जो अभी एक पर्सन से बातचीत कर रहा होता है। एनुवीज कहता है क्या फेस्टिवल, क्या तुम ओपात फेस्टिवल के बारे में बातचीत कर रहे हो? तो आगे कहता है 2 हफ्तों पहले मांगा सिटी को डेड सोल्जर्स ने कवर कर लिया था, मुझे लगा कि ये ओपात फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा। पर्सन कहता है अरे ये आधा महीना क्या होता है, उससे कुछ समय पहले चर्च अचानक से गायब हो गया। एक डिवाइन मैसेंजर अपीयर हुआ जो हरमानुज की भविष्यवाणी लेके आया। तब से हीज मैजेस्टी लगातार नए नए फरमाने जारी करता रहा। क्राफ्टमैन की पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भर्ती किया जा रहा है। कल वो लोग विलेज के पॉपुलेशन को काउंट करने वाले हैं। ये सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। देन वो आगे कहता है इतनी सारी नई चीजें बहुत ही अनरियल लगती है। ऑनेस्टली कहूँ तो इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल की वजह से मुझे डाउन टू अर्थ फील हो रहा है। देन वो उस एनुबीज को एप्पल देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो वीज सोचने लगता है मेरे टाइमलाइन के हिसाब से चर्च अभी भी सीक्रेटली सटर के साथ मिलके विद्रोह करने की कोशिश कर रहा होगा, पर अब चर्च को सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। सटर के भागने के बाद उसे फेरिस में फांसी दे दी गई। यहाँ तक कि फेरिस का भी पुनरुत्थान कर लिया गया है। जहाँ तक मुझे याद है ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। डेड सोल्जर्स ने इस सिटी को घेर लिया था, पर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उन्होंने ज्यादा डैमेज नहीं किया है। देन वो आगे सोचता है और ये नए आइडियाज, ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? तभी उसके सामने से कुछ लोग गुजरते हैं। एक पर्सन कहता है वाओ, मुझे सुनने को मिला है कि फेस्टिवल के दौरान हीज मैजेस्टी और डिवाइन मैसेंजर स्टेचू के साथ पैरेड करेंगे और उस डिवाइन मैसेंजर का नाम है जेंगली। क्या तुम्हें ये नाम स्ट्रेंज नहीं लग रहा?
ये सुन के हरमानो भी सोचने लगता है क्या ये सब कुछ डिवाइन मैसेंजर की वजह से हो रहा है। तो आगे सोचने लगता है मैं जिस टाइमलाइन को जानता हूँ वो तब एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर वहाँ पे काबा आ जाता है और कहता है सर मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। नोविस उसे एप्पल देता है। देन वो हंसते हुए कहता है फाइनली हम लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पे वो जेंग ली से मिलने के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज है ओपाट फेस्टिवल का दिन। हमें हरमानो बीच का स्टेचू दिखाया जाता है। कुछ लोग उसे कैरी करके जा रहे होते हैं। स्टेचू के पीछे पीछे ली और मेहमीस भी जा रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। एक पर्सन कहता है टिपिकली देखा जाए तो इस मेन गॉड के परेड में चर्च हमेशा शामिल रहता है और किंग हमेशा एब्सेंट रहता है। पर इस साल ना कि किंग प्रेजेंट है बल्कि उसके साथ डिवाइन मैसेंजर भी है। पर वो लोग उन दोनों को करीब से देख नहीं सकते। एक पर्सन कहता है पर उसने मास्क क्यों पहना हुआ है। दूसरा पर्सन कहता है मुझे सुनने को मिला है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सुन के ली कफ करने लगता है। मेहमीस उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये गलत लग रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता डिवाइन मैसेंजर बहुत ब्यूटीफुल है? ली कहता है अगर कोई हमारे किंग को खूबसूरत कहेगा क्या तुम इससे खुश होगे? ली सोच रहा होता है कोई भी लड़कों को इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करता है। पर मेहमीस हंसते हुए कहता है अगर कोई मुझे इस तरह से प्रेज करेगा तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा। उनके लिए सोचने लगता है अरे यार वो इतना चार्मिंग क्यों है। मेहमीस उसे कहता है ठीक है मुझे पता है कि तुम बहुत ही खुश हो। हमें इस लीजर पीरियड को एंजॉय करना चाहिए। ये कहता है जरा उधर देखो वहाँ पे रेसलिंग और डांसिंग हो रहा है। क्या तुम वहाँ पे जाना चाहते हो? इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पे डांस परफॉर्म कर रही होती है। ली और मेहमीस भी उसे देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ली को उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी एक लड़की ली के सर पे कुछ रखती है। ली कुछ समझ नहीं पाता है। मेहमीस कहता है वो तुम्हें पसंद करती है इसलिए उसने तुम्हारे सर पे ये रखा है। यही तो है ओपाट फेस्टिवल। यहाँ पे सब लोग कैजुअल और केयरफ्री रहते हैं। पर ये चीज बहुत ही चिपचिपी है। शायद तुम्हें ये पसंद ना आए। पर ली उस चीज को स्मेल करते हुए कहता है ये किसने कहा? मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही है। तभी मेहमीस उसके नोज पे उस चिपचिपी चीज को लगा लेता है। वो उसके करीब जाता है और उस चीज को स्मेल करते हुए कहता है हाँ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी वजह से ली को बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग महसूस हो रहा होता है। इसीलिए वो मेहमीस को हिट करते हुए कहता है जरा ध्यान दो अभी हम पब्लिक में हैं। मेहमीस हंसते हुए कहता है हम दोनों हाफ ब्रदर्स हैं इसीलिए क्लोज होने में कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। एक पर्सन ली के ग्लास में एक लिक्विड डालने लगता है। मेहमीस उस ग्लास को उससे ले लेता है और कहता है थैंक यू। ली उससे पूछता है ये क्या है? मेहमीस कहता है ये लोटस जूस है। वो उसके करीब जाते हुए कहता है इससे काम उत्तेजक की भावना पैदा होती है। ये सुन के ली कहता है तो फिर भी तुम इसे क्यों पी रहे हो? मेहमीस हंसते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल डोज से कुछ भी नहीं होगा। देन वो ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आज रात को क्या होगा। कुछ सेकंड के बाद इन सारी बातों की वजह से वो दोनों एम्बेरस फील करने लगते हैं। जिस पर्सन ने उन्हें लोटस जूस दिया था वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? वो दोनों कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों और भी पीना चाहते हैं। वो पर्सन ली को एक ग्लास देते हुए कहता है तुम दोनों एक कप के लिए लड़ रहे हो ना, ये लो तुम भी एक लो। मेहमीस उसे कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये माल्ट जूस है। मेहमीस सोचने लगता है उसे लगता है कि तुम एक बच्चे हो इसीलिए उसने तुम्हें लोटस जूस नहीं दिया। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों अभी भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। ली सोचने लगता है पहले मैंने इस कंट्री के बारे में बुक में 2-3 लाइन पढ़ी थी पर अब वो उन लोगों के साथ था। ये लोग उन लिखावट की तरफ बेजान नहीं है। ये रियल लोग हैं जिन्हें ली अपने आंखों के सामने देख रहा होता है। अब वो उन लोगों का एक हिस्सा बन चुका था। तभी वो नोटिस करता है कि मेहमीस उसे ही देख रहा होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। वो सोच रहा होता है उसकी नजर हमेशा मेरे ऊपर ही रहती है। वो बहुत जेंटल है, कौन भला उसे खोना चाहता है? पर उन दोनों को साथ में देख के कोई तो जेलस और हेट फील कर रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि वी था क्योंकि उसे इस समय पे भी अपना ड्यूटी निभाना पड़ रहा था। एक गार्ड एक पर्सन को खींचते हुए वहाँ पे लाता है और कहता है चीफ मुझे ये लड़का सस्पिशियस लगा। हमें उसके वॉलेट में एक हिडन नोट भी मिला। उस नोट पे लिखा गया था हम तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तब करेंगे जब ये मामला कंप्लीट हो जाएगा।
याद रखना, जब वो सेना रिवर के किनारे पहुंच जाएंगे तब तुम्हें 50 कदम की दूरी में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक हंगामा खड़ी करनी होगी। जब हमें सिग्नल मिल जाएगा तब हम अपना काम शुरू कर देंगे। इस नोट को पढ़ के वी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है मुझे पता था, ये कीड़े कभी भी शांत होकर रह नहीं सकेंगे। देन वो उस पर्सन को वहाँ से ले जाने लगता है और अपने गार्ड से कहता है तुम हिज मैजेस्टी और ली को प्रोटेक्ट करना, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। बाद सीन शिफ्ट होता है। एक पर्सन एकीन से कहता है बॉस, साइंस टीम जिनका नाम गन पाउडर रखा गया था, आपने उन्हें 2 दिन पहले कैंपस पे भेजा था, पर अब वो लोग गायब हो चुके हैं। ये सुन के एकीन हैरान में पड़ जाता है और कहता है चलो हम लोग बैरक्स चलते हैं। उन लोगों के ऊपर कावा नजर रख रहा होता है। वो कहता है नेक्स्ट अब स्टेप 3 करना है, मैं ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ली और मेमीज को दिखाया जाता है जो अभी फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मेमीज के पीछे एनुबियस क्रॉस करता है, पर जब वो पीछे पलट के देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो परेशान होकर सोचने लगता है मेरा दिल तेजी से धड़कने क्यों लग रहा था, ये कितनी स्ट्रेंज बात है। अभी वो ली को देखता है और कहता है ली तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है? ली कहता है मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, अभी मेरा सर घूम रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मेहमीज ली को एक अलग जगह पे लेके जाता है और कहता है यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, क्या अभी तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ली कहता है मुझे प्यास लग रही है। मेहमीज कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्रूट जूस लेके आता हूँ। देन वो सडनली ली के करीब जाने लगता है। ली कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, लोग हमें देख रहे हैं। मेहमीज कहता है मैं किसी के लिए काम को निपटाने जा रहा हूँ, क्या मैं जाने से पहले थोड़ी रिवार्ड नहीं मांग सकता? ये सुन के ली ब्लश करते हुए कहता है जब तुम वापस आ जाओगे तब हम एक प्राइवेट जगह पे चलेंगे। ये सुन के मेहमीज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, ये बात याद रखना। वो वहाँ से चला जाता है। ली सोच रहा होता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। कुछ देर के बाद हमें मेहमीज को दिखाया जाता है। वो ली के लिए फ्रूट्स लेके उसके पास जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसका हार्ट अगेन धड़कने लगता है। वो परेशान होकर सोचने लगता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे आज इतना स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है। सडनली एनुबियस उसके करीब आ जाता है और उसके बॉडी पे हाथ रखते हुए कहता है मेहमीज मैं तुम्हें रिप्लेस कर रहा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो मेहमीज के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है। मेहमीज सोचने लगता है ये क्या है, मैं वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ हूँ? एनुबिस अभी मेहमीज के बॉडी के अंदर था। वो अपने पावर से एक छोटी सी दुकान को तहस महस कर देता है। उस दुकान से वो मेहमीज का डोल को उठाता है और उससे कहता है क्या कोइंसिडेंट है, ये तुम हो। अभी मेहमीज का सोल उस डोल के अंदर था। वो उस डोल को कुचलने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे तबाही क्यों मचा दी? ली को देखते हुए एनुबीज सोचने लगता है ये सुनहरे बाल, लाल आंखें और वो मेहमीज के करीब था, क्या वो जेंगली है? ली उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है मेरे साथ चलो। एनुबीज सोच रहा होता है आखिर तुम कौन हो? ली उसे कहता है बेहतर होगा कि हम ज्यादा लोगों के सामने ना आए, पर मेहमीज बिना कुछ कहे उसे ही घूर रहा होता है। ली उसे कहता है ठीक है, अब तुम जिद्दी बनना बंद करो, मुझे अपना एग्रीमेंट अभी भी याद है। वो अपने बाहें फैलाते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा रिवार्ड। ली वेट कर रहा था उसके किस करने का। ये देख के एनुबीज सोचने लगता है तो तुम इस ब्यूटी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में हो। एनुबीज उससे दूर हो जाता है। ली कहता है तुम्हें क्या हो गया और तुम्हारे हाथों में ये डॉल, क्या तुम इसे खरीदने के लिए लाइन पे खड़े हुए थे? ली अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस डॉल को लेने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि मेहमीज उसके लिए ये गिफ्ट खरीद के लाया है। पर एनुबीज उसे ये डॉल नहीं देता है और कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देन वो कोल्ड वॉइस में कहता है अब से तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुन के ली अभी हैरान में पड़ गया था। उसे जाते हुए देख अभी वो सोच रहा होता है उसका मतलब क्या था, क्या उसे ब्रेकअप चाहिए, क्या मुझे यूज करने के बाद वो मुझे डंप करना चाहता है, आखिर वो मुझे समझता क्या है? ली अगेन सोचने लगता है उसने कहा कि मेरे सामने दोबारा मत आना। देन वो इमेजिन करने लगता है क्या वो चाहता था कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है पर ये कैसे हो सकता है। उसका एटीट्यूड स्ट्रेंज लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो गुस्से में नहीं है या फिर वो जिद्दी कर रहा है। उसके साथ सडनली कुछ तो हुआ होगा।
देन वो इमेजिन करने लगता है क्या मुझे वापस जाके उसके साथ झगड़ा करना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए जब तक कि वो मेरे पास नहीं आ जाता बातचीत करने के लिए। देन वो गुस्से से सोचने लगता है एक दिन नहीं आधा दिन, अगर रात होने तक अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी तो फिर मैं घर भाग जाऊंगा। देन वो आगे सोचता है पर अभी मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। वो अपने पेंडेंट को देखते हुए सोचता है मुझे लगता है ये थोड़ी खिल गई है। फिर वहाँ पे कावा पहुँच जाता है और कहता है बॉस मुझे 2 कबाब चाहिए। जब उनका आमना सामना हो जाता है कावा तुरंत वहाँ से भागने लगता है। ली कहता है रुको भागो मत। उसे रोकने के लिए ली उसे स्लीपर से हिट करता है और ये स्लीपर गोल्ड का बना था। ली उसे पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है बच्चे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिंदा रहोगे। कावा चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या ये किसी तरह का प्रैंक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एकीन वी और ईवी को दिखाया जाता है। वी कहता है मैं उस जगह पे भागते हुए गया था पर मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यकीन कहता है सारे लोग एक ही जगह पे थे, कोई भी गुम नहीं हुआ था। उनकी बातें सुनने के बाद ईवी कहता है मुझे लगता है वी के साइड से जो कुछ भी हुआ था वो एक प्रैंक था, पर यकीन के साइड से जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है ये उस पर्सन ने किया होगा जो इस जगह से बहुत ही फेमिलियर रहा होगा। आखिर वो कौन हो सकता है। वी कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि गार्ड्स के बीच एक ट्रेटर भी मौजूद है, पर यकीन इसके लिए मना कर देता है। वी कहता है मुझे सबॉर्डिनेट से एक रिपोर्ट मिला था, जब हम लोग सेलिब्रेशन के लोकेशन पे नहीं थे तब वहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज हुई। वो आगे कहता है वहाँ पे एक हवा चली थी जिसकी वजह से लोग इधर उधर हो गए थे, पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था और वहाँ पे हिज मैजेस्टी भी मौजूद थे। सुन के यकीन परेशान होकर कहता है क्या तुमने विंड कहा, ये डेफिनेटली एक स्ट्रेंज चीज है, क्या ऐसा हो सकता है कि ली ने फिर से मैजिक यूज किया होगा। तभी वहाँ पे मेमीज पहुँच जाता है, उसे देख के ईवी कहता है हाँ बॉस अब वापस आ गए, स्वालो कहाँ पे है। यहाँ पे स्वालो ली का कोड नेम था। एनोबियस सोचने लगता है ये सोलो कौन है। एनोबियस कहता है हमें इसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, मुझे बताओ अभी काम सब कैसे चल रहे हैं। ये सुन के वो सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। टीवी उन दोनों को कॉर्नर में ले जाते हुए कहता है क्या उन लोगों का झगड़ा हुआ है, उसने मेरे क्वेश्चन को अवॉइड किया, ली ने जरूर उसे गाली दे के भगा दिया होगा। चलो हम लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कुछ हुआ नहीं है, हमें आग को ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं है। देन यकीन कहता है योर मैजेस्टी न्यू सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट अभी खत्म हो चुका है, हम बस इस फेस्टिवल का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारा वेन्यू फ्री हो सके, इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग कैंप बिठाने लगेंगे। ये कहता है पर हमने तो कुछ दिन पहले तुम्हें ये रिपोर्ट दे दिया था ना। एनोविस कहता है सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज हो जाती है, इसीलिए मुझे सब कुछ फिर से कंफर्म करना होगा। कि ईवी थोड़ा इरिटेट होके कहता है हाँ तो तुम्हें फिर से सब कुछ सुनना है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। देन ईवी उसे सब कुछ बहुत तेजी से बताने लगता है। सारे रिपोर्ट्स देने के बाद ईवी कहता है मैंने इन सब चीजों की जिम्मेदारी ली हुई है, मेडिकल सिस्टम के बारे में यकीन तुम्हें सब कुछ बता सकता है और वी तुम्हें नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी के बारे में बता सकता है। इसके अलावा दूसरे फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, हम तीनों ने कुछ कुछ पार्ट्स की जिम्मेदारी ले ली है। ये सब कुछ सुन के एनोवी से हैरान हो जाता है और कहता है ये बहुत अमेजिंग है, हम लोगों ने एक्चुअली इन सब चीजों के बारे में सोचा। ईवी कहता है ये सब कुछ स्वालो का आइडिया था। योर मैजेस्टी आज आपके साथ क्या हो गया है। सुन के एनोवी से सोचने लगता है ये स्वालो कौन है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनोवेस उनसे कहता है ये सब कुछ रोक दो। ये सुन के वो तीनों पूरी तरह से हैरान में पड़ जाते हैं। ईवी चिल्लाते हुए कहता है पर इस प्लान को डिस्कशन करने के लिए हमें 10 दिन से भी ज्यादा समय लग गया था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस प्लान को 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय तक चलाना है। एनोवेस कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लोग इससे बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। तरह की रेकलेस चेंजेस से ईवीज कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। अभी ये सब कुछ बंद करो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सुन के ईवी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो सोचने लगता है क्या वो सच में हमारा किंग है। वी को भी उसके ऊपर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो उससे पूछता है क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। एनुवीज कहता है तुम पूछ सकते हो। वी उसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी मोम और तुम्हारी मोम के बीच क्या रिलेशनशिप था। एनुवीज कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है, पर वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम्हारा फादर मेरी मोम की गार्ड थी जब वो एथेंस से यहाँ पे आई थी।
ईवीज जाने के दौरान एक औरत तुम्हारे फादर के पास गई हुई थी। उसके हाथों में एक बच्चा था। उस औरत ने तुम्हारे फादर को हार्टलेस लवर कहा था। देन उस औरत ने अपने बच्चे को तुम्हारे फादर के हाथ सौंप दिया था। देन वो औरत वहाँ से चली गई। उसने कभी भी मेरी मॉम के साथ बातचीत नहीं की थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये सुन के वी कहता है तुम सही कह रहे हो। ईवी कहता है अब मुझे पूछने दो। वो सोचने लगता है वो उससे क्या पूछेगा। कुछ देर के बाद वो समझ जाता है कि उसे क्या पूछना चाहिए। ईवी उससे पूछता है क्या आपको पता है आपके पिछवाड़े में कितने मॉल्स हैं। ये सुन के एकीन और वी दोनों शौक में पड़ जाते हैं। ये सवाल सुन के एनोविस गहरी सांस लेता है। देन वो अपने चेयर से उठते हुए कहता है राइट साइड में बस एक ही मॉल है। वी तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसे इसके बारे में इसीलिए पता है क्योंकि बचपन में हम दोनों साथ में आम चोरी करने के लिए गए हुए थे। जब मैं पेड़ से नीचे उतर रहा था तब मैं गिरने वाला था, पर मेरे कपड़े टहनियों में फंस गए थे, जिसकी वजह से मैं पेड़ के ऊपर अपसाइड डाउन लटक गया था। तब उसने मेरे मोल्स को देख लिया था। ये वही पल था जब उसे पता चल गया कि मैं एक लड़का हूँ। पर मेरी मदद करने के बजाय वो आधे घंटे तक मुझ पे हंसता रहा। शायद तब मैं 5 साल का था। ये सुन के वी ईवी को घूरने लगता है। ईवी कहता है मुझे पता नहीं था, उसे सब कुछ क्लियरली याद होगा। देन वो दोनों आगे सोचने लगते हैं वो डेफिनेटली हमारा किंग है। देन मेहमीस उनके करीब जाने लगता है और सडनली उन तीनों को हक कर लेता है। देन वो उनसे कहता है तुम लोगों को मुझ पे डाउट हो रहा है, हम लोग क्लोज ब्रदर्स हैं। इससे पता चलता है कि मैं एक फेलियर हूँ। वी कहता है योर मैजेस्टी आपके साथ क्या हुआ है, आप ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं। एनोविस कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस कुछ रियलाइज हो रहा है। वो उन सबसे कहता है मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। हम लोग साथ में पले पड़े हैं, हम लोग इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे क्यों ना रहूं, क्या तुम लोग बिना हेजिटेशन के मुझे फॉलो करोगे? क्या तुम लोग हमेशा मेरे साइड में रहोगे? वी कहता है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। यकीन कहता है मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगा। ईवी कहता है लाइफ और डेथ सिचुएशन भी आ जाएगी तो हम लोग हमेशा मेहमीस को फॉलो करेंगे। एनोविस कहता है तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूँ, ये सब कुछ रोक दो। ईवी कहता है हाँ ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो, पर हम इसे कुछ देर के लिए पॉज कर रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अब तुम जा सकते हो, तुम इसके बारे में सवालों से जरूर कहना। एनोविस कहता है हम लोगों ने बातचीत खत्म कर ली है, अभी मुझे कुछ और भी काम करना है। देन वो गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वी उससे कहता है तुमने क्यों नहीं कहा कि हम तुम्हें फॉलो करेंगे, इसके बजाय तुमने कहा कि हम मेमीज को फॉलो करेंगे। ईवी कहता है ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज है। ईवी कहता है ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहमीज को कुछ भी रियलाइज क्यों ना हो, वो कभी भी ली को अकेले वहाँ पे छोड़ के तो नहीं आ सकता। हमें सीक्रेटली अपना काम आगे बढ़ाना होगा, सिर्फ इतना ही नहीं हमें तेजी से भी काम करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनवीज के ऊपर। अभी वो हंस रहा होता है। वो अपने मैजिक के जरिए एक स्क्रॉल को ओपन करता है जहाँ पे ईवी वी और एकीन का फोटो था। पे लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश हो चुका है। देन हमें दिखाया जाता है गेट के पास कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि ली था। ली कहता है मैं रात होने तक का इंतजार कर रहा था, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? पर एनुबिस वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मुझे परेशान करने फिर से आ गए। पर तभी ली उसका हाथ खींच लेता है और उसे दीवार की ओर पटकते हुए कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम मुझे डेंजर से बाहर निकालना चाहते हो या फिर किसी ने तुम्हें धमकाया है? अब कुछ तो कहो, तुम मुझे किसी भी चीज के बारे में बता सकते हो। तो एनोवेज उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। ली कहता है अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तभी एनोवेज उसे दूर धक्का दे देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं भी ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। देन वो कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे फोर्स मत करो तुम्हें जान से मारने का। ये सुन के ली उसे जोर का मुक्का मारता है और कहता है तुम वैसे बन गए हो जब हम दोनों पहले मिले थे। देन वो आगे कहता है जब हम दोनों उस विलेज पे थे जहाँ पे कोई भी नहीं था तब तुमने मुझे डेथ पोरेज खिलाया था और तुमने उस पोरेज में शुगर के बदले सॉल्ट मिला दिया था। उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब था, फिर भी तुमने उसे पी लिया। तब तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर में सारी खराब चीजें खा लोगे और तुम्हें बस स्वीट चीजें ही मिलेंगे। देन ली उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है पर देखो अभी क्या हो रहा है, ये ना ही स्वीट है ना ही सॉल्टी। तुम अपना कॉल और साइलेंट रवैया मुझे क्यों दिखा रहे हो?
कुछ देर के बाद ली उसका कॉलर छोड़ देता है और रोते हुए कहता है, क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? आखिर कौन किससे डर रहा है? ये सुन के एनुवीज हैरान में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, क्या ऐसी बात है? क्या उसका रिलेशनशिप महमीज से इतना डीप है? मैं उसे समझ सकता हूँ। हालांकि महमीज अनरियलिस्टिक है, पर वो अपने दिल में जिन लोगों को रखता है वो उनके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। पर वो रॉक की तरह पत्थर दिल है, उसे ये पर्सनल अटैचमेंट कैसे हो गया? देन वो आगे सोचने लगता है, मैं तुम्हारा जान बख्श दे रहा हूँ। एनुवीज उसे कहता है, ये प्रोमिसेस एक ड्रीम की तरह है, ये कभी भी उड़ सकती है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी ली उसे एक केज में कैद कर लेता है। ली उसे कहता है, उस दिन तुमने मुझे पोरेज बना के दिया था, वो स्वीट था। तुमने उस पोरेज को बस एक ही बार ही खाया था। ये वही दिन था जिस दिन तुमने सक्सेसफुली मुझे कन्फेस किया था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम इसके बारे में भूल जाओगे। वो महमीज का डोल को टॉस करते हुए कहता है, तुम्हें डेफिनेटली कोई एमनेसिया तो नहीं है। अगर मिमी को अमनेसिया हुआ होता तो फिर वो अपने पास ऐसी चीज नहीं रखता जो उसके लिए एक स्पेशल मीनिंग बना रही हो। देन वो आगे कहता है, तुम महमीज नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? अभी ली के हाथों में ईयर ड्रॉप्स थी। इसका मतलब ये हुआ कि ली रो नहीं रहा था, बल्कि वो रोने का नाटक कर रहा था। एनुबीस को पता चल जाता है कि उसने वो डॉल कब ले ली थी। वो थोड़ा गुस्से से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम पूरे समय एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम मुझे अपने इस ट्रैप पे फंसा सको। महमीज के साथ तुम्हारा जो रिलेशनशिप है उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है ना। तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें कुछ मिल सके। तुम चालाक होने के साथ साथ धोखेबाज भी हो। ये सुन के ली को गुस्सा आ रहा होता है। वो उसकी ओर एक एरो थ्रो करता है और उससे कहता है, अगर तुमने ये बकवास फिर से की तो मैं तुम्हारा माउथ फाड़ सकता हूँ। मुझे गेस करने दो, क्या तुम लिसनर के मेंबर हो या फिर तुम एथेंस के मेंबर हो? आखिर तुमने हिज मैजेस्टी को कहाँ पे छुपा के रखा है? पर एनुबिस कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है। देन वो हंसते हुए कहता है, मुझसे बातचीत करके तुम अपना टाइम गवा रहे हो। वो अपना रूप बदलने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्श देना चाहता था, पर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। सब कुछ देख के ली सोचने लगता है, क्या मैं चीजें देख रहा हूँ? नूबीज उस केज से बाहर निकलता है और ली का गला दबाते हुए कहता है, मुझे बस तुम्हें मारना है। ली बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो सोच रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है? वो उसके बॉडी को टच नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगता है, क्या ये एक फिजिकल बॉडी है? क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा आखिर ये चीज क्या है? तभी ली उसे महमीज का डोल दिखाते हुए कहता है, जरा एक सेकंड रुको। अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो मैं इस चीज को तोड़ सकता हूँ। जब तुम फेस्टिवल से वापस आ गए तब तुमने आउटफिट्स बदल लिए थे, पर तुम्हारे पास अभी भी ये डोल है। ये डोल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी ना? उस डोल को देखने के बाद एनुवीज कुछ सेकंड के बाद कहता है, जरा तुम खुद देखो आखिर वो किस तरह की एक्सप्रेशन बना रही है। ली नोटिस करता है कि वो डोल गुस्से में है। देन वो अचानक से साइलेंट हो जाता है। ये देख के ली हैरान में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है, आखिर ये डोल इमोशंस कैसे दिखा सकती है? एनुबिस उससे कहता है, तुम इस डोल को हर्ट नहीं करना चाहते होगे क्योंकि यही डोल महमीज है। ये सुन के ली का दिमाग हिल जाता है। नोविस कहता है, मैंने अपना फोर्स यूज करके उसका सोल इस डोल में कैद करके रख दिया है। ये डोल बस छोटी मोटी एक्सप्रेशन सी दिखा सकती है। महमीज का बॉडी अभी केज के अंदर है, जबकि उसका सोल इस डोल के अंदर है। अगर उसका सोल ज्यादा देर तक उसके बॉडी से बाहर रहेगा तो फिर वो डीप स्लीप में चला जा सकता है और वो कभी भी जाग नहीं सकेगा। इसीलिए मैं इस डोल को कैरी कर रहा हूँ। उसकी बातें सुन के ली बहुत ही ज्यादा शौक में था क्योंकि ये साइंस से बियॉन्ड था। ली उसे घबराते हुए पूछता है, आखिर तुम एग्जैक्टली क्या हो? एनुविस कहता है, मैं गॉड हूँ। ली कहता है, पर मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एनुविस कहता है, कावा ने कहा था कि वो यहाँ पे आएगा। उसने मुझे कहा था कि वो फेस्टिवल जाने वाला है। क्या तुम उससे मिले थे? अगर तुम्हारी मुलाकात उससे हो गई है तो फिर उसने तुम्हें बताया होगा कि मैंने ही उसके हाथों को हील किया था। ये सुन के ली परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली ने कावा को पकड़ लिया था। कावा के मुंह से सब कुछ उगलवाने के लिए उसने ली को गुदगुदी करके टॉर्चर किया था। तब कावा ने उससे कहा था, मैं शहर की सुरक्षा लड़ाई के दौरान जंगल में घायल हो गया था। मैं लगभग मरने के कगार पे था, पर एक बेनिफैक्टर ने मुझे बचा लिया था। उस बेनिफैक्टर का एहसान चुकाने के लिए मैंने उससे 3 वादे किए थे। सबसे पहले मैंने अपने कॉमरेड्स को डिस्टर्ब किया फेस्टिवल के दौरान। उसी ने ही मेरे हाथों को हील किया था। उसका नाम एनुबीज है।
इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें एनुबिस को दिखाया जाता है। वो ली से कहता है मैं गॉड हूँ जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि तुम मुझे गॉड ऑफ डेथ कह सकते हो। सुन के ली कहता है तुम्हारे पास सियार का सर क्यों नहीं है? तुम्हारा स्किन गोरा है और तुम सफेद बाल वाले पर्सन क्यों हो? एनुबिस कहता है अपने काम से काम रखो। ली सोचने लगता है क्या इस वर्ल्ड में गॉड सच में एग्जिस्ट करती है? ली उससे पूछता है तुम इससे पहले या फिर इसके बाद भी अपीयर हो सकते थे, तुम इस मोमेंट पे अपीयर क्यों हुए हो? एनोबिस कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे आना चाहता था, पर अब जबकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मुझे वो करना होगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ईवीज का डिस्ट्रक्शन को रोकने आया हूँ। सुन के लिए हैरान होकर सोचने लगता है क्या उसे भी पता है कि ईवीज डिस्ट्रॉय होने वाला है? एनोबिस कहता है हालांकि करंट सिचुएशन अलग है जैसा कि मैंने सोचा था, पर महमीज अभी भी चीजें सही से नहीं कर रहा है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो लोग इन द एंड दंगा करने लगेंगे और उसे उखाड़ फेंकेंगे, और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फॉरेन एनिमीज इस शहर के ऊपर हमला करेंगी और ईवीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए मैंने महमीज की जगह ली और इन न्यू पॉलिसीज को बंद किया। ये सोल्यूशन सबसे बेहतर और इफेक्टिव है। इस डिस्ट्रक्शन को होने के लिए 1 साल से भी कम समय बच के रह गया है और तुम यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ली चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग भी ईवीज को डिस्ट्रक्शन होने से बचा रहे हैं। तभी एनुबिस उसका माउथ कवर करते हुए कहता है चीजें 3 बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन एनुबिस उसे एक जगह की ओर ढकलते हुए कहता है मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा जर्नी सेफ रहे, गुड बाय। देन हमें दिखाया जाता है एक रेड कलर की चीज में से बहुत सारे स्केलेटन के हाथ बाहर निकलते हैं। वो सारे हाथ ली को उस रेड कलर की चीज के अंदर खींचने लगते हैं। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है ली हमेशा से सोचता आ रहा है कि अगर गॉड ट्रूली एग्जिस्ट करती भी है तो फिर वो एक ऐसा क्रिएचर होगा जिसे इंसान समझ नहीं सकते। भले ही अभी वो उनका स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है, पर इसके पीछे जरूर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी ली सोचने लगता है पर ये अभी मेरे सामने है। अभी वो गॉड का स्वरूप को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी कांप रहा है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। इस मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि यही है गॉड। देन वो हैरान होकर सोचने लगता है मैं भला उसे अपोज कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकता हूँ। जब कोई भी पावरफुल सामने अपीयर होता है उसके सामने कमजोर लोग पावरलेस हो जाते हैं। एनुबिस उसे कहता है सोल हमेशा फियर और कंफ्यूजन से भरी हुई रहती है, मेरे साथ एक समझौता करो, तुम एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ सकते। देन एनुबिस उसे एक फेदर देता है। ली कहता है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर तभी सडनली वहाँ पे महमीज का डॉल अपीयर हो जाता है और वो ली से कहता है तुम उससे समझौता मत करो, वो तुम्हें बुद्धू बना रहा है, वो जो कुछ भी कह रहा है उसके साथ कोई भी समझौता मत करो। उसे देख के एनुबिस कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब महमीज अपनी आंखें खोलता है वो अपने बॉडी को देख के सोचने लगता है कि क्या ये मेरा हाथ और पैर है, आखिर मैं क्या बन चुका हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। ली कहता है तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद है, क्या तुम इसे मुझे देने वाले थे? एनुबिस कहता है मैं वापस जा रहा हूँ और तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है और अब से तुम मुझे फॉलो मत करना। उनकी आवाज सुन के मैं सोचने लगता है क्या ये मेरा वॉइस है और ये ली का वॉइस है ना? मैं उन दोनों के कन्वर्सेशन सुन तो पा रहा था पर वो उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। अभी वो सोच रहा होता है मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ली से ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ। कुछ देर के बाद उसे ईवी, एकीन और वी की आवाज भी सुनाई देती है। ये तब की बात है जब एनुबिस उन लोगों से बातचीत कर रहा होता है। महमीज उनका कन्वर्सेशन इसीलिए सुन पा रहा था क्योंकि एनुबिस ने महमीज का डोल हाथ में पकड़ा था जिसके अंदर महमीज की सोल थी। जब एनुबिस ने वी और ईवी का सवाल सही से दे दिया था तब महमीज सोचने लगता है उसे ये सब चीजों के बारे में कैसे पता है। उन लोगों से बातचीत करने के बाद एनुबिस का मुलाकात फिर से ली से हो जाता है। तब महमीज सोच रहा होता है क्या ये ली है, क्या वो मेरा इंतजार कर रहा है। जब एनुबिस ने ली से कहा कि वो गॉड है तब महमीज सोचने लगता है क्या गॉड, आखिर इस दुनिया में गॉड कैसे हो सकती है। जैसे जैसे ली और एनुबिस की कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है महमीज सोचने लगता है आखिर ईवीज का डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। जब तक मैं और ली यहाँ पे है ईवीज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तभी उसे रियलाइज होता है ली का धड़कन बहुत तेजी से धड़क रहा होता है, अभी वो डर के मारे कांप रहा था।
मेहमीज समझ जाता है कि ली अभी खतरे में है, इसीलिए ली को खतरे से बचाने के लिए मेहमीज सडनली वहाँ पे अपीयर हो गया था। उसने एक बार ली से कहा था गॉड को अपोज करने के लिए वो उसे कॉन्फिडेंस देगा। ली सोचने लगता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे कॉन्फिडेंस दोगे। अभी मेहमीज गुस्से से कहता है हाँ, फाइनली मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेहमीज चिल्लाते हुए कहता है मैं पूरे समय तुम्हारी बातचीत सुन रहा था, मैंने तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुन ली है। तुमने कहा कि हमारा रास्ता गलत है जिसकी वजह से इवीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है। तुमने अभी अभी कहा ना सिचुएशन बदल चुकी है, जबकि हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं। तुम श्योर होके कैसे कह सकते हो कि हम लोग गलत है? देन वो आगे कहता है तुम्हारी तरह ही मैं भी इस दुनिया में आया हूँ और मैं वो करना चाहता हूँ जो एक किंग को करना चाहिए। हमारे सामने आने वाली प्रॉब्लम्स माउंटेन की तरह ऊंची है और समुद्र की तरह गहरी है और तुम उन प्रॉब्लम से अलग नहीं हो जब तक कि वो यहाँ पे है। अगर तुम भगवान हुए तो क्या हुआ? ये सुन के एनुबिस कहता है तुमने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ बदल सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि चर्च से डील करने के बाद तुम सक्सेस हो चुके हो? देन वो आगे कहता है तुम उन्हें बचा नहीं पाए, तुम्हारी मदर, तुम्हारा ब्रदर, तुमने बस उन्हें अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुन के मेहमी से हैरान में पड़ जाता है। एनुबिस आगे कहता है इन द फ्यूचर तुम इवीज के मिलियंस ऑफ लोगों को मरते हुए देखोगे। तुम अपने सामने अपने ही दोस्तों को मरते हुए देखोगे क्योंकि उन्होंने तुम पे भरोसा किया और तुम्हें फॉलो किया। वी, ईवी, एकीन, इमू, तुम किसी को भी नहीं बचा सकोगे एंड इन द एंड तुम अकेले मर जाओगे एक अंधेरी और सफोकेशन जगह पे। क्या तुम अपनी जिद को छोड़ नहीं सकते? क्या तुम फिर से अपने चाहने वालों को मारना चाहते हो? उसकी बातें सुन के मेहमीज परेशान होने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था अभी उसे क्या करना चाहिए। तभी ली कहता है वो ऑलरेडी अपने शैडो से बाहर आ चुका है और फ्यूचर में वो इससे भी बढ़ के कुछ करेगा। अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो उस समय वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए वो अपनी मदर और ब्रदर को बचा नहीं पाया। देन वो मेहमीज का हाथ पकड़ते हुए कहता है इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि स्टेप बाय स्टेप हम स्ट्रॉन्गर बन सके। अगर फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। देन वो आगे कहता है इसीलिए हम अपने विजन के हिसाब से ईवीज को बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। इसमें तुम भी शामिल हो। उसकी बातें सुन के एनुबिस हंसते हुए कहता है आखिर ये सच कैसे हो सकता है? तुम्हारे ये वर्ड्स खोखले हैं। देन वो अपनी जादुई छड़ी उठाते हुए कहता है जबकि तुम इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो मैं तुम्हारे इस सो कॉल्ड विजन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देन वो अपना मैजिक यूज करते हुए कहता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईवी और वी के ऊपर। वहाँ पे वो लोग कुछ गार्ड्स के साथ थे। गार्ड कहता है ली ने हमसे कहा था आधे घंटे के बाद सपोर्ट के लिए आ जाना, पर जब हम दोनों यहाँ पे आए यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था। वी कहता है इस न्यूज को ब्लॉक करना। देन वो आगे कहता है हिज मैजेस्टी को कोई भी चोट नहीं लगी है, वो बस बेहोशी की हालत में है। हम लोगों ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं जागा। तुम लोग जाके इमू को बुला के लाओ। देन वी मेहमीज को कैरी करके पैलेस की ओर ले जाने लगता है, पर ईवी पीछे पलट के देखता है। वो सोच रहा होता है ईंट की दीवार, पत्थर और वहाँ पे मौजूद सारी चीजें पिघल गई है और जमीन भी झुलस के काली पड़ गई है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? देन हमें दिखाया जाता है कि जमीन पे मेहमीज का डॉल पड़ा हुआ था जो कोई भी एक्सप्रेशन दिखा नहीं रही थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। एनुबिस कहता है तुम कब तक मेरे जादुई छड़ी को पकड़ के रखोगे? ली कहता है मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला, मिमी का सोल इसके अंदर है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब एनुबिस ने अपनी जादुई छड़ी उठाई थी तब उसने मेहमीज के डोल को हिट किया था और मेहमीज के सोल को अपनी जादुई छड़ी में कैद करके रख दिया था। एनुबिस कहता है अभी उसका माउथ नहीं है, ये बेटर है। इसके बाद वो ली को एक जगह पे लेके आ जाता है। वो उस जादुई छड़ी को इधर उधर पटकने लग गया था ताकि वो मेहमीज के सोल को बाहर निकाल सके। उस जादुई छड़ी से ली एक कैट को भी हिट करता है, पर एनुबिस उसे कहता है मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ इसे इधर उधर मत पटको, इससे शायद सोल ट्रांसफर होने की चांसेस घट सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके सर में चोट पहुँच सकती है। ये सुन के ली सोचने लगता है तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही। कुछ देर के बाद वो चलते चलते एक गांव तक पहुंच जाते हैं। ली कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है?
एनुविस कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक लेसन सिखाने के लिए लाया हूँ। क्या तुम वहाँ पे एक फैमिली को देख सकते हो? उन कपल के 4 बच्चे हैं। घर चलाने के लिए पास्ट में उसका हस्बैंड एक कारीगर था, पर अभी उसका हस्बैंड अनएम्प्लॉयड हो चुका है और उनके घर में खाने को भी सही से नहीं मिलता है। ली कहता है, क्या उस कारीगर को काम करने के लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस नहीं मिल सकती? एनुविस कहता है, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। वो लोग हर दिन सुबह उठते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं काम के लिए। पेमेंट मिलने के बाद उनके फैमिली रात को वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो इसी काम को रिपीट करते रहते हैं। वो लोग जिस तरह से रह रहे हैं तुम उसे बदल नहीं सकते। ली कहता है, चीजें हमेशा बदल सकती है। एनुविस कहता है, अगर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे तो फिर तुम चेंज हो जाओगे, लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं है कि वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा या फिर वो अपने प्रियजनों के साथ नष्ट हो जाएगा। देन वो एक बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है, प्यारे बच्चे, अंकल के पास एक बुक और एक केक है, तुम इनमें से किसे चूज करोगे? वो बच्चा उसके हाथों से केक छीन के वहाँ से भाग जाता है। ये देख के ली कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। एनुविस कहता है, देखा जाए तो लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए, ना कि उन्हें कोई आइडिया चाहिए। उन्हें बस जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। ली कहता है, तो फिर हमें एक रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि सबके पास एनफ खाना रहे जिंदा रहने के लिए। देन ली उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें कहता है खाना को शेयर करने के लिए, पर वो बच्चे उसकी बात सुन नहीं रहे थे। वो खाने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। ली कहता है, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके दिल की गहराई में बैठनी चाहिए, नहीं तो हमेशा ऐसे लोग रह जाएंगे जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिलेगा और भूख की वजह से वो मर भी सकते हैं। एनुविस कहता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम बदल नहीं सकते और वो है ह्यूमन। ग्रीडी, स्टूपिड, एरोगेंट, ये सारे ह्यूमंस के नेचर है। ली कहता है, मैं उन्हें चेंज करना नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी भी अपने विचार उनके ऊपर थोपने के बारे में नहीं सोचा। देन वो आगे कहता है, हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें वो मिट्टी मिले जहाँ पे वो कुछ उगा सकेंगे। जो खिलना चाहता है उसे खिलने दो और जो सड़ना चाहता है उसे सड़ने दो। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये है पहला लेसन जिसे रेस्पेक्ट कहते हैं। देन वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, अगर उनके पास इनफ कपड़े और खाना रहेंगी तो फिर वो फ्रीली जिंदगी जी सकेंगे। वो हमेशा अनजाने में धूप और गर्मी चीजों की तलाश करते रहेंगे। ये भी ह्यूमन का एक नेचर है। अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और शायद ईवीज की हिस्ट्री में ये आखिरी अपॉर्चुनिटी होगा। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट भी काउंटलेस जिंदगी बचा सकती है। हम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? आफ्टर ऑल ह्यूमन का लाइफ गॉड से अलग होती है, यानी कि उनकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है। ये सुन के एनुविस कहता है, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को मना नहीं सकते। देन वो अपना मैजिक यूज करते हुए कहता है, लेकिन मैं एक ऐसा पर्सन से मिलके खुश हूँ जो तुम्हारी तरह सोचता है। तभी उनके सामने एक वेट स्केल आ जाता है। एनुविस कहता है, इस स्केल की मदद से तुम अपने बिलीव्स का वजन माप सकते हो। हम अपने अपने बिलीव्स इस स्केल के ऑपोजिट साइड में रखेंगे। अगर स्केल का टिप तुम्हारे फेवर में होगा तो मैं मेमीज की बॉडी को रिटर्न कर दूंगा और मैं ईवीज को तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा। मैं बस एक दर्शक की तरह तुम्हें देखता रहूंगा। देन वो आगे कहता है, अगर स्केल का टिप मेरे फेवर में रहेगा तो मैं तुम्हें उस जगह भेज दूंगा जहाँ से तुम आए थे और तुम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे मन से मेहमीज के मेमोरीज को मिटा दूंगा। ये सब कुछ कह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। देन वो उसे एक पेन देते हुए कहता है, अगर तुम इससे एग्री हो तो तुम मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। ये सुन के ली कहता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? एनुविस कहता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ली कहता है, मैं जो कह रहा हूँ उसे रिपीट करो। अगर मैंने चीट किया तो फिर तुम्हारे बाल गायब हो जाएंगे और तुम म्यूट हो जाओगे। एनुविस इस वर्ड को रिपीट करता है। ली कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। ली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए कहता है, मैं राजी हूँ। इसके बाद एनुविस अपने बिलीव्स को उस स्केल के एक साइड पे रखता है। उसके बिलीव्स को देख के ली हैरान में था। वो साफ देख पा रहा होता है कि वहाँ पे ईवीज का डिस्ट्रक्शन का सीन था। अभी एनुविस इस डिस्ट्रक्शन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एनुविस उसे कहता है, अब तुम्हारा टर्न है। देन ली अपनी आंखें बंद करता है और वो सोचने लगता है, इसे करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ।
अभी वो ईवीज के फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। जब वो अपने बिलीव्स दूसरे पॉइंट पे रखता है, एनुबिस का स्केल धीरे धीरे हिलने लगता है। अभी वो स्केल दर्शा रहा था कि ली के बिलीव्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देख के एनुबिस बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो कहता है ये कोई इल्यूजन नहीं है, उसकी बातें खोखली नहीं है, उसने ये सब कुछ रियल में देखा है। क्या ये वर्ल्ड इतना वंडरफुल है? ली कहता है मैं स्टेप बाय स्टेप इस जगह पे पहुंचा हूँ और मैं ये ईवीज के लिए लाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक गांव की लड़की आती है और वो उनसे कहती है हेलो, मैं होप कर रही हूँ कि मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने देखा कि तुम दोनों यहाँ पे खोए हुए हो। देन वो लेडी उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देते हुए कहती है यंग मैन, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जब मैं बच्ची थी तब विलेज प्रीस्ट ने मुझे कुछ वर्ड्स सिखाए थे। क्या तुम मुझे वो बुक दे सकते हो? उस औरत के पीछे जो लड़की खड़ी थी वो उसकी बेटी थी। उस औरत की बातें सुन के एनुबिस पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। देन कुछ सेकंड के बाद वो स्माइल करते हुए कहता है मैं हार गया। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस गांव से जा रहे होते हैं। एनुबिस कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें मेहमीज का सोल वापस दे रहा हूँ और मैं तुम्हें ईवीज सौंप रहा हूँ। अब से मैं बस दर्शक की तरह ही तुम्हें देखता रहूंगा। ली कहता है जरा रुको, बल्कि मुझे इससे भी कुछ ज्यादा चाहिए। तुम भी ईवीज को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहते थे, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों का गोल सेम है। देन वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तो फिर हम पार्टनर बन सकते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तभी एनुबिस को याद आता है मेहमीस ने ली को स्वालो पुकारा था, इसीलिए वो ली को देखते हुए सोचने लगता है तो यही स्वालो है। वैसे ये बात सच है, नेचुरली वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पर एनुबिस बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। ली उसे समझाने लगता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। वो उसे सारे प्लान्स के बारे में भी बताता है। ली चाहता है कि वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए, पर एनुबिस कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं मेहमीस का सोल उसके बॉडी में रिटर्न कर दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ली कहता है क्या तुम मेरे साथ और एक बेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? अगर तुम हार जाओगे तो फिर तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा। पर एनुबिस वहाँ से जाने लगता है, पर ली बहुत ही जिद्दी था। एनुबिस गुस्से से कहता है अब तुम अपने लक को मत आजमाओ। ली कहता है मैं तुम्हें कन्विंस कैसे कर सकता हूँ? तुमने अपने विजन में देखा था ईवीज का डिस्ट्रक्शन, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? ईवीज का डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, हमें तुम्हारी जरूरत होगी। ली उसे जाने नहीं दे रहा था, पर एनुबिस कहता है गुड बाय। ली उसके पीछे पीछे भागने लगता है, पर तभी वो जमीन के नीचे गिर जाता है। ये देख के उसकी जादुई जड़ी कांपने लगती है जहाँ पे मेहमीस का सोल था। वो मेहमीस का सोल को रिलीज कर देता है। मेहमीस तुरंत ली के पास जाता है। मेहमीस परेशान होकर कहता है क्या तुम्हें फिर से डिजी फील हो रहा है? कुछ दिनों से तुम सही से सो भी नहीं पा रहे थे और तुम पूरे रात इधर उधर भाग रहे थे। देन मेहमीस सोचने लगता है काश तुम कुछ खा लेते, पर यहाँ पे खाना कहाँ मिलेगा। तभी एनुबिस उसे एक फिश देता है, पर मेहमीस उसे नहीं लेता है। देन एनुबिस अगेन कुछ ढूंढने लगता है। देन वो मेहमीस को ड्राइड डेट देते हुए कहता है क्या ये काफी है? उसने कहा था कि उसे स्वीट चीजें पसंद है। मेहमीस उससे डेट्स ले लेता है और इसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है। देन वो उस डेट को ली को खिलाता है। ली कहता है ठीक है, अभी मुझे बेटर फील हो रहा है, पर वो मेहमीस को विंक करता है। देन वो इशारा देते हुए मेहमीस से कहता है अभी हमें एक्टिंग करने की जरूरत है। मेहमीस भी इशारे से कहता है मैं समझ गया। अभी उन दोनों को लग रहा था कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। मेहमीस एक्टिंग करते हुए कहता है ली मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मुझे बताओ मैं क्या करता? ली कहता है हम भला और क्या कर सकते हैं, ईवीज का डिस्ट्रक्शन बहुत करीब आ रहा है और अभी हमें बहुत कुछ करना है। देन वो इमोशनल हो जाता है और एनुबिस की ओर देखते हुए कहता है क्या यहाँ पे कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? ये सुन के एनुबिस कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो आगे कहता है कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास इनसे निपटने के लिए कोई भी स्किल नहीं है, पर तुमने ये अपने सर पे ले लिया। देन एनुबिस वहाँ से जाते हुए कहता है जब तक तुम्हारी जान है तुम मेहनत कर सकते हो, ये तुम्हारा हक है। उसे जाते हुए देख वो दोनों परेशान होने लगते हैं। मेहमीस चिल्लाते हुए कहता है मैं ईवीज का किंग हूँ और ईवीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने कंट्री को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता।
पर एनोविस ली से पूछता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम कोई इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस करना चाहते हो तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ली कहता है, एक हेल्पिंग हैंड और टैलेंट को विकसित करना। ये सुन के एनोविस उसे अपनी जादुई छड़ी दे देता है और उससे कहता है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, मेहमीस का सोल हर वक्त बाहर नहीं रह सकता, सिर्फ तुम और मैं ही इसे देख सकते हैं। याद रखना, तुम्हें उसका सोल और बॉडी को ज्यादा देर तक दूर नहीं रखना है। देन वो अपना मैजिक यूज करता है। ली कहता है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? एनोविस कहता है, तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारे साथ और एक बेट लगाऊं? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम हार गए तो फिर तुम मुझे कभी भी परेशान मत करना, अगर तुम जीत गए तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ये कह के एनोविस वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसके जाने के बाद मेहमीस कहता है, ऐसा लगता है वो हमारे साथ नहीं आएगा। ली कहता है, अगर ये बेट है तो फिर रूल्स कहाँ पे है? तभी मेहमीस उसे कुछ दिखाता है। मिट्टी के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए थे और वहाँ पे एक एरो भी था। उस सिंबल का मतलब था 2 दिन में ये एक्टिव हो जाएगा। ली कहता है, चलो हम पहले इस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी मेहमीस उसे कहता है, जब गॉड ने कहा कि इवीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब तुम ज्यादा सरप्राइज नजर नहीं आ रहे थे, क्या तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता था? देन वो आगे कहता है, मैंने स्केल पे उस सीन को देखा था, मुझे नहीं लगता वो सीन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। क्या वो तुम्हारा होम टाउन है? अभी हम दोनों अकेले हैं, तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? ली कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तब मुझे लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हें सब कुछ दिखाने का। मेहमीस कहता है, हमारा सामना गॉड से हुआ था और मेरा सोल अभी बॉडी से बाहर फ्लोट कर रहा है और अभी तुम जो कुछ भी कहोगे मैं जरूर उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ली उसे कहता है, मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं फ्यूचर से यहाँ पे आया हूँ। मैं फ्यूचर के एक देश से यहाँ पे आया हूँ जो इवीज से पूरी तरह से अलग है। ये सुन के मेहमीस थोड़ा परेशान होके कहता है, तो फिर तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये सुन के ली थोड़ा हैरान हो जाता है। अभी मेहमीस के हाथ कांप रहे होते हैं। ली उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, पर अगर वो दिन आएगा तो मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगा। ये सुन के मेहमीस पहले हैरान में पड़ जाता है, देन वो ब्लश करने लगता है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो ली से कहता है, तो फिर तुम्हारा इवीज पे आना एक मिशन था? ली कहता है, वेल मैं ऐसा गेस कर सकता हूँ। मेहमीस कहता है, तो फिर मुझसे मुलाकात करना, क्या ये भी तुम्हारा मिशन का एक पार्ट था? ली हाँ कहने ही वाला होता है, पर तभी वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी ली सोच रहा होता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, पर अगर मैंने हाँ कह दिया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। एनीवे, मेरे पास कोई भी मिशन नहीं था, मैं बस यहाँ पे तुम्हारे लिए ही आया हूँ। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी भी जानने नहीं दूंगा कि फ्यूचर में वो डिसअपियर होने वाला है। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है, मैं डेफिनेटली नहीं चाहता हूँ कि ये दोबारा हो, यही मेरा मिशन है। देन वो आगे सोचता है, अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अभी मुझे मेन इशू पे फोकस करना होगा। ली कहता है, मेरा मिशन है इवीज को बचाना। देन वो आगे कहता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कोई आइडिया नहीं था आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे आ गया। पास्ट में मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और हैरान में था। मैं वो सब कुछ नाटक नहीं कर रहा था, मैं हमेशा उन सब चीजों को अवॉइड करता रहा जिससे इवीज डिस्ट्रॉय हो सकता था। मैंने तुमसे ये सब कुछ इसीलिए नहीं कहा क्योंकि इससे तुम डर भी सकते थे। आफ्टर ऑल मुझे पता था कि तुम इस पे भरोसा नहीं करोगे। मेहमीस स्माइल करते हुए कहता है, वेल तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। ये सुन के ली हैरान होकर कहता है, क्या तुम इतनी आसानी से? आगे कहता है, हाँ मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और तभी मेहमीस उसका कंधा पकड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तुम्हें मुझे बताना होगा तुम कौन से एरा में रह रहे थे और तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे, तुम्हारे दोस्त किस तरह के थे। तुम्हें मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा। ली वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूँ कि वो एरा बहुत ही पीसफुल और एडवांस था। पर मेहमीस उसे कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ली कहता है, हाँ सच में तुम्हें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो एरा बहुत ही ज्यादा एडवांस था और वो बहुत दूर में है। अगर तुम सन के करीब जाने लगोगे तो तुम मेल्ट हो जाओगे। देन वो स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं इसके टेल को पकड़ना चाहता हूँ ताकि ये इवीज पर एक छोटी शैडो बना सके। ये सुन के मेहमीस कहता है, मैं समझ सकता हूँ।
चाहे वो एरा कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, मैं बस क्यूरियस हूँ, ना कि ऑब्सेस्ड। अभी मेरे पास प्रेजेंट में इवीज है और अभी तुम मेरे पास हो। देन वो आगे कहता है, देखो सन ने मेरे दुनिया में तुम्हारी शैडो डाल दी है। ये सुन के ली थोड़ा ब्लश करने लगता है। देन वो उसे हिट करते हुए कहता है, ठीक है, अभी हमें चलना चाहिए, हमें उस गॉड को अपने कंट्रोल में करना होगा। पर मेमीज गुस्से से कहता है, तुम फिर से उसके बारे में बातचीत करने लगे। तब उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था, मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। जब वो हमें ज्वाइन कर लेगा मैं उसे चेतावनी दूंगा। तभी ली अपने पेंडेंट को देखते हुए सोचने लगता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये थोड़ी खिल गई है। जब भी मैं उस गॉड से मिलता हूँ ये फ्लावर नेकलेस हमेशा रिएक्ट करती है। तभी उसे याद आता है ये पहली बार तब खिली थी जब वो डोर ऑफ लिसनिंग पे था। जब उसने चर्च के दिए हुए वाटर को पिया था तब वो अपना कॉन्शियस हराने लगा था। उस समय पे किसी ने उसे खींच लिया था और उसे बचा लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि तब डोर ऑफ लिसनिंग पे मिमी नहीं बल्कि वो गॉड था? वो आगे सोचने लगता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुरू से ही मुझे नहीं जानता था। देन वो आगे सोचने लगता है, जब ये पूरी तरह से खिल जाएगी तब मेरे लिए वहाँ पे क्या वेट कर रहा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कावा के ऊपर। ली ने उसे टॉप टावर के ऊपर बांध के रखा हुआ था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, ली ने उससे कहा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने अपने मेमोरीज खो दिए हैं। तुम इस टॉलेस्ट टावर पे रहना और उस पैलेस को देखते रहना और सोचने लगना, क्या तुम्हें कोई सेकंड प्रिंसेस के बारे में याद आ रहा है? इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कावा कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं। अभी कावा रो रहा होता है। वो कहता है, पता नहीं क्यों जब भी मैं उस तरफ देखता हूँ मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता। तभी वहाँ पे एनुवीज पहुँच जाता है और वो कावा को आजाद करते हुए कहता है, सिर्फ खोखले आत्मा के साथ कोई जीवित रह सकता है। तुमने यही कहा था जब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम्हें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कावा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तीसरी बार मदद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली और मेमीज के ऊपर। वो दोनों एक दिन पूरे समय इस डेजर्ट में पैदल चल रहे होते हैं। ली के पैर जल रहे थे, इसीलिए मेमीज उसे अपने कंधे पे कैरी कर लेता है और उसे पूछता है, क्या अभी तुम्हारे फीट जल रहे हैं? ली कहता है, नहीं। मेमीज कहता है, मैं सोल हूँ, इसीलिए मैं हीट को फील नहीं कर पा रहा हूँ। रात को वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोते हैं ताकि उन दोनों को ठंड ना लगे और जंगली जानवर से निपटने के लिए मेमीज ही उनके लिए काफी था। वो दोनों बहुत दिनों तक डेजर्ट में पैदल चल रहे होते हैं। ली सोचने लगता है, क्या इस डेजर्ट का कोई एंड भी है? आखिर हम लोगों ने एग्जैक्टली किस जगह पे बेट लगाया था? पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर बार खाना और पानी गिराया जा रहा था, लगभग एक निशान की तरह। रात को खाने के दौरान ली कहता है, वो बस हमें डेट्स, ग्राफ और स्वीट चीजें ही देता है। तभी वो मेमीज के कपड़ों को नोटिस करता है। मेमीज कहता है, जब मैं न्यू स्टाइल के बारे में सोचता हूँ तब ये अपने आप बदल जाती है। ली कहता है, तो फिर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम जादू की मदद से दूध या फिर कुछ और बनाओ? मेमीज कहता है, नहीं, ये एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। पर ली उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे थे? कुछ देर के बाद हमें बताया जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी मिमी का सोल हवा में चीजें बना नहीं सकती। हालांकि वो एक सोल है, फिर भी वो चीजों को छू सकता है ली की तरह। लेकिन अगर कोई चीज सीधे उस पे हमला करती है तो इसका असर उस पे नहीं होता है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चलता है कि वो जादुई झड़ी अपना रूप बदल सकती है। मेमीज कहता है, क्या हम इसे दोबारा बदल सकते हैं? तभी ली उस जादुई झड़ी को एक मास्क में बदल लेता है। मेमीज उसे वो मास्क पहनाते हुए कहता है, ये कितना मजेदार है। ऐसे ही और एक दिन बीत जाता है, पर अभी वो लोग एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे पेड़ पौधे थे। ये जगह सडनली उनके सामने अपीयर हो गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे बोरियां दिखती हैं। मेमीज उसे कहता है, तुम यहीं पे रुको। कुछ देर के बाद उन बोरियों में से लोग निकलने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, हाँ, ये कौन सी जगह है, हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए? दूसरा पर्सन कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग कौन हो? किसी ने उन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक किया था, जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आता है वो सब लोग खुद को इस जगह पे पाते हैं। एक पर्सन उन सब लोगों को एक पिलर दिखाते हुए कहता है, जरा इस पिलर को देखो, ये पिलर कितनी स्ट्रेंज लग रही है। वो पर्सन पिलर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, जरा इसे देखो, ऐसा लग रहा है कि इसे प्रेस किया जा सकता है। ये कह के वो पर्सन उस बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उनके सामने गॉड अपीयर होता है। उसे देख के सब लोग हैरान में थे। एनुबीज उन सब लोगों को कहता है, सब लोग मेरी बात सुनो।
3 महीनों तक तुम लोगों का क्लोज डोर मिशन शुरू होता है। इसे देख के ली और मेहमीस भी हैरान थे। एनोविस आगे कहता है, कल से इस एरिना पे फिक्स नंबर के ऑफरिंग्स ही अपीयर्स होंगे। आज के बाद से तुम इस पिलर के पास अपने ट्रिब्यूटीज ऑफर कर सकते हो। 3 महीने के बाद जिसने भी सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस ऑफर किया होगा वो इस जगह को छोड़ के जा सकता है और उसे काउंटलेस प्रीशियस ज्वेल्स मिलेंगे। देन वो अपना हथियार दिखाते हुए कहता है, और जितने भी लोग बच जाएंगे मैं उनका सोल खींच लूंगा और तुम लोगों को इटर्निटी के लिए हमेशा यहाँ पे रहना होगा। आज तुम लोग रेस्ट कर सकते हो, कल से ये मिशन शुरू होगी। ये कह के वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गए थे। उसकी बातें सुन के ली सोच रहा होता है, तो फिर क्या है कि बैटल रॉयल है, क्या वो मेरा पावर देखना चाहता है? वो देखना चाहता है क्या मैं उन लोगों को बीट कर सकता हूँ या फिर क्या मैं उन्हें अपने पक्ष में ला सकता हूँ। देन वो आगे सोचने लगता है। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि शर्त जीतने के लिए मैं इन सब लोगों की जान ले लूं। वहाँ पे मौजूद लोग कहने लगते हैं, आखिर अभी अभी क्या हुआ? क्या उसी ने हमें यहाँ पे लेके आया है? क्या वो जो भी कह रहा था वो सच था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि 3 महीनों का मिशन है और वो सोल ऑफरिंग के बारे में भी बातचीत कर रहा था। ली नोटिस करता है कि वहाँ पे सभी प्रकार के लोग मौजूद थे। वहाँ पे कुछ लोग गरीब, थीप्स, वॉरियर, टेक्नीशियन और नोबल्स भी थे। ली सोचने लगता है, मुझे मेक श्योर करना होगा कि ये मार्क्स मेरे चेहरे से ना उतरे, नहीं तो वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर लेंगे और मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग मेरे करीब आओ। अभी हमें फिगर आउट करना होगा, क्या यहाँ पे कोई मुसीबत है? क्या हमारे पास खाना है? अगर हमारे पास खाना है तो ये कितनी दिन तक टिक सकती है? एकजुट होके इन सब चीजों के बारे में फिगर आउट करना चाहिए। तभी और एक पर्सन कहता है, क्यों ना हम इस पिलर को ही तोड़ दें? मुझे मिशन के रूल के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। तभी एक दूसरा पर्सन कहता है, मैं पहले से ही चारों तरफ देख चुका हूँ। ये खेत बहुत बड़ा है और चारों तरफ बाउंड्रीज है। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। पानी के रास्ते से भी कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे मौजूद एक गरीब बच्चा बोलता है, मैंने पानी में मछलियों को देखा था, हम उसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मछलियों की संख्या देख के मैं ये कह सकता हूँ कि 41 लोग 3 महीनों तक इसे खा सकते हैं। हम इन्हें दिन में 3 बार खा सकते हैं। तभी और एक पर्सन अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैंने भी मैथ किया है, हमारे पास लोगों के लिए 40 बोरे हैं, लेकिन हम 41 हैं। किसी ने एक बोरी चुरा ली है। ये सुन के वहाँ पे मौजूद लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। तभी उन सब लोगों को देख के ली को कुछ रियलाइज होता है। मेमीस कहता है, ली क्या तुम्हें अभी भी याद है उस रात सोने से पहले तुमने ऐसे ही कह दिया था, अगर हमारे पास समय रहता तो हम कुछ टैलेंटेड लोगों को ढूंढते। तब हम उन टारगेटेड लोगों के बारे में बातचीत कर रहे थे जो। तभी ली कहता है, बैकग्राउंड और स्टेटस को छोड़ के हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो और किसी भी रूप में प्रतिभाशाली हो। तभी उसे याद आता है उसने एनोविस को कहा था उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। देन वो मेमीस से कहता है, क्या वो इनडायरेक्टली हमें टैलेंटेड पर्सन दे रहा है? देन वो हंसते हुए कहता है, ये बेट नहीं, ये बूट कैंप, मैं इसमें शामिल हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज ऑफरिंग का दिन था। हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर व्हीट रखा गया था। वहाँ पे सिर्फ 30 पैकेट ही थी, जबकि लोग वहाँ पे 41 थी। वो लोग सोचने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाएंगे, आखिर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। इसके अलावा अगर वो सब लोग अपना ऑफरिंग दे देते हैं तो सभी 30 लोग यहाँ से जा सकते हैं और इन द एंड रिवार्ड में उन्हें 1/30 हिस्सा खजाने में मिलेगा। अगर बाई चांस किसी ने एक से ज्यादा ऑफर कर दिया होगा तो वो सारा खजाना उसी का होगा। तभी एक पर्सन अपना सोर्ड निकालते हुए कहता है, चलो हम लोग फाइटिंग शुरू करते हैं। तुम सब लोग जितने जल्दी मारे जाओगे मैं उतना खाना बचा सकता हूँ। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग प्लीज शांत हो जाओ, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे हम सब लोग जीत सकते हैं और हम सब लोग जिंदा वापस जा भी सकते हैं। तभी कोई उस पर्सन को हिट करता है और उन लोगों के बीच झगड़ा शुरू होने लगता है। ये सोचने लगता है, एक आइडल पर्सन इस झगड़े को रोक नहीं सकता। अभी यहाँ पे एक अत्याचारी की जरूरत है। वो दोनों मिलकर सब लोगों को हरा देते हैं। एक पर्सन ली के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की? तभी मेमीस उसे किक मार के नीचे गिरा देता है। ली उनसे कहता है, ये सारे व्हीट मेरे हैं। ये सुन के मेमीस ने जिस पर्सन को किक मारा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है।
ली उस व्हीट के पैकेट को खोलते हुए कहता है, पर मैंने डिसाइड किया जेनरस बनने का। देन ली अनाज को जमीन में गिराते हुए कहता है, मैं 10 हिस्सा मेरे पास रखूंगा और बाकी के 20 हिस्सों में से मैं सब लोगों को आधा आधा दूंगा। 3 महीने लगते हैं व्हीट को ग्रो करने के लिए। देन वो आगे कहता है, चलो हम सब लोग फार्मिंग करते हैं। अभी वो सोच रहा होता है, तुम मुझे रॉयल के साथ बैटल करवाना चाहते हो ना, पर मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फार्मिंग करूँगा और यहीं पे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँगा। देन ली आगे कहता है, जो लोग मेरे साथ फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं वो यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों को 10 शेयर मिलेंगी वो इन द एंड जिंदा रह सकता है, और जो मुझे चैलेंज करना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे 10 शेयर ज्यादा प्लांट करे। अगर तुम्हें विक्ट्री चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे डेड बॉडी से गुजरना होगा। अभी एक पर्सन उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ये सुन के ली हंसते हुए कहता है, मेरा नाम अली बाबा है। मैं सोचने लगता है, तुम इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? नेचुरली देखा जाए तो उन सब लोगों को एक साथ बस में करना ये इम्पॉसिबल था, इसीलिए ली ने उन्हें चाइनीज कुंफू का चमत्कार दिखाया, यानी कि वो उन लोगों को हिट करने लगा ताकि वो लोग अच्छे से बिहेव कर सके, एंड देन वो उन्हें सही से मैनेज कर पाएगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग लाइन में लगे हुए थे। ली उस पर्सन को कहता है, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम ये फॉर्म खुद से भर सकते हो, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर तुम लाइन में लग जाओ। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें मुझे उसका आंसर देना होगा। ली उस पर्सन का नाम, एज, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली स्टेटस, बिलीफ्स और स्किल्स के बारे में पूछता है। वो पर्सन कहता है, मेरा नाम डेल है और मैं 25 साल का हूँ। वहाँ पे जिस पर्सन के पास सोर्ड था, ली उसे कहता है, तुम्हें ये देना होगा। ना चाहते हुए भी वो पर्सन उसे वो सोर्ड दे देता है। इसके बाद ली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगता है। उसे ये रॉयल बैटल कम बल्कि फार्मर एंड टैलेंट कल्टीवेशन ज्यादा लग रहा था। ड्यूटीज पूरे करने के लिए ली ने उन सब लोगों को 3 टीमों में बांट लिया था। फर्स्ट टीम का नाम है फार्मिंग टीम। उन्हें जमीन की साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाने का चार्ज दिया गया था। दूसरी टीम का नाम था कंस्ट्रक्शन टीम। वो लोग मिलके बिल्डिंग बनाएंगे। ली ने उन्हें आग जलानी भी सिखाई। उसने एक पर्सन को भी हायर किया जो फ्लेम के ऊपर नजर रखेगा। थर्ड टीम का नाम था एंटरटेनमेंट एंड स्टडी टीम। इस टीम का गोल था उन्हें स्किलफुल बनाने का। ली चाहता है कि इस टीम में मौजूद सारे लोग आर्चरी, गेम, फाइटिंग इन सब चीजों में मुहारत हासिल करे। इसके अलावा वो चाहता है कि वो मेडिकल स्किल के बारे में भी जाने। ऐसे ही वहाँ पे कई दिन बीत जाते हैं, पर इस समय के दौरान गॉड ने उन्हें इवीज के साथ कांटेक्ट करने के लिए परमिशन दिया। अभी ली पिलर के पास खड़े होके ईवी से बात कर रहा होता है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद ली ईवी से कहता है, इसीलिए अभी के लिए हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। क्या वहाँ मैंगा सिटी में सब कुछ ठीक है? ईवी कहता है, शुरुआत में चीजें बहुत ही ज्यादा केओटिक हो गई थी। जब हिज मैजेस्टी कोमा में चले गए तब तुम भी डिसअपियर हो गए थे, इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक में थे। हिज मैजेस्टी के हालात को देख के बहुत सारे नोवेल्स शोर शराबा करने लग गए थे। फिर हमारे सामने एक सो कॉल्ड गॉड सडनली अपीयर हो गया। उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हिज मैजेस्टी को ठीक कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी नोबेल्स भोग रहे थे वो सब लोग चुप हो गए। जब वो सारे लोग वहाँ से चले गए तब उसका मैजिक भी खत्म हो गया। फिर हमें बाद में पता चला कि गॉड ने कुछ देर के लिए उसके बॉडी को पोजेस किया था। उसने हमसे कहा, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हिज मैजेस्टी और स्वालो दोनों ठीक है। अब से तुम लोगों को इवीज संभालना होगा। ईवी सोचने लगता है, ये मिस्टीरियस गॉड एनिमी की तरह नहीं लग रहा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ईवी कहता है, पहले भी हिज मैजेस्टी यहाँ से डिसअपियर हो गए थे, तब मैंने सब कुछ संभाल लिया था, इसीलिए इस बार भी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तब पीछे से वी उसे घूर रहा होता है। वो सोच रहा होता है बहुत लेट हो चुका है। ली कहता है, अच्छा है कि हर 10 दिनों के बाद गॉड हमें एक दूसरे से बातचीत करवा रहा है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर तुम बता सकते हो। बातचीत खत्म करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ली कहता है, मांगा सिटी से कांटेक्ट करने के बाद मेरे कंधे का बोझ हल्का हो चुका है। तभी कोई ली के ऊपर हमला करने के लिए अचानक से आगे बढ़ता है, पर सही समय पे मेमीस उसे रोक लेता है। उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उस पर्सन के ऊपर एक गंदगी गिर जाती है। ली सोचने लगता है आखिर ये क्या है। मेमीस कहता है, ये वही चीज है जिसके जरिए वो तुम पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो पर्सन इमोशनल होके कहता है, अब मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ली सोचने लगता है, सब लोगों को अपना अपना पर्पस मिल चुका था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऑर्गेनाइज है।
पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डर की वजह से अज्ञान हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग भी पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी वो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गए थे, क्योंकि उस फील्ड में कुछ तो घूम रहा था जो ब्लैक कलर का था। एक लड़की कहती है वो कितना क्यूट है, पर ये कहाँ से आ गया। पर कल हम जब हंटिंग करने के लिए निकले थे तब हमें कोई भी एनिमल नहीं मिला था। पर रुको, वो व्हीट फील्ड में कुछ तो ढूंढ रहा है। तभी वो एनिमल जमीन से बीज निकाल के खा लेता है। ये देख के वो लड़की कहती है वो कितना क्यूट है, ऐसा लगता है उसकी आंखें नहीं है। दूसरी लड़की कहती है जरा रुको, वो व्हीट के बीज खा जा रहा है। तभी मेहमीस उसके ऊपर एक पत्थर थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो एनिमल गुस्सा हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। एक पर्सन कहता है उसे रोको, नहीं तो वो व्हीट फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहाँ पे मौजूद कुछ लोग उसे पत्थर और चीजों से हिट करने लगते हैं, पर वो सब लोग चूक जाते हैं। इसीलिए ली मेहमीस से कहता है तुम जाके उसे देखो। मेहमीस उस एनिमल को हिट करके वहाँ से भगा देता है। ठीक उसी समय पे ली भी अपना फिस्ट हवा में घुमाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगता है कि उसकी फिस्ट की वजह से ही वो एनिमल भाग गया। ली सोच रहा होता है क्या गॉड जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। मेहमीस की हिट की वजह से वो एनिमल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। ये देख के एक पर्सन कहता है क्या वो सच में भाग गया। पर 3 मिनट के बाद वो एनिमल अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आता है। उन्हें देख के एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो, वो लोग हमारे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर से हवा में अपने हाथ को घुमाता है, पर सच तो ये था कि मेहमीस ने उन तीनों को भगा दिया था। ये फाइटिंग राउंड 2 था। ली परेशान होकर सोचने लगता है आखिर ये क्या चल रहा है, गॉड ये सब कुछ क्यों कर रहा है। 6 मिनट के बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स पहुँच जाते हैं। अब चल रहा था राउंड 3। एक पर्सन कहता है क्या हम लोगों ने डॉग के झुंड को गुस्सा दिला दिया है। मेहमीस ने फिर से उन डॉग्स को भगा दिया था, पर इस बार वो काफी थक चुका था। ली सोचने लगता है इस बार मिमी ने अकेले सब कुछ संभाल लिया, पर शायद अगले राउंड पे यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स आने वाले हैं। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है ये प्रॉब्लम गॉड हमें दे रही है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तभी उसे रियलाइज होता है जरा रुको, उनके पास आंखें नहीं है क्या वो। देन वो मेहमीस को अपने करीब खींचते हुए कहता है मिमी मेरे पास एक आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक चीज को चेक करो। 12 मिनट के बाद राउंड 4 शुरू हो जाता है। अभी वहाँ पे टोटल 156 डॉग मौजूद थे। ये देख के एक पर्सन कहता है ये तो बहुत सारे हैं, अली बाबा का फिस्ट भी उन पे काम नहीं करेगा। दूसरा पर्सन कहता है हम बस यहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख नहीं सकते, हमें कुछ तो करना होगा उन्हें भगाने के लिए। दूसरा पर्सन कहता है पर वेपन्स उनके ऊपर काम नहीं करती है। देन वो लोग सोचने लगते हैं क्या हम लोग उन्हें ललचा सकते हैं। देन वो लोग चिड़िया की तरह आवाज निकालने लगते हैं, पर ये सब कुछ यूजलेस था। अभी वहाँ पे ली और मेहमी से पहुँच जाते हैं। ली कहता है मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, तुम्हें बस इन डॉग्स को वहाँ तक ले जाना होगा। मेहमीस कहता है पर मैं उन्हें कैसे ले जा सकता हूँ। ली कहता है अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालो। देन वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें डॉग्स की तरह भौंकना होगा। ये सुन के मेहमीस पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। फिर भी मेहमीस डॉग्स की तरफ भौंकने लगता है। ली सोचने लगता है मैंने तुम्हें डॉग्स की तरफ भौंकने के लिए कहा था, ना कि उनकी तरह एक्ट करने के लिए। उसे इस तरह से एक्ट करते हुए देख एक पर्सन कहता है अली बाबा क्या कर रहा है। ली का आइडिया काम कर जाता है। वो लोग उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पे ली ने जाल बिछाया था। ली अपना एरो उठाते हुए सोचने लगता है उनके पास आंखें नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से डार्क में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें डिजेनरेट हो चुकी है। इसीलिए मुझे पता है नेचुरली वो किस चीज से डरते हैं। ली का मतलब था ऑफ कोर्स वो लोग आग से डरते होंगे। ली अपने एरो में फायर लगा के उनके ऊपर शूट करता है। वहाँ पे मौजूद सूखी घासों की वजह से वो आग बहुत तेजी से जलने लगती है। ली हंसते हुए सोचने लगता है मैंने सही गेस किया था, फायर उनका वीकनेस है। ये सब कुछ देख के सब लोग ली की बहुत तारीफ करने लगते हैं। मेहमीस भी इससे बहुत खुश था, पर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ली को घूर रहे होते हैं। ली टाइम कैलकुलेट करते हुए कहता है पहले और सेकंड राउंड में हमें 3 मिनट का गैप मिला था, और सेकंड और थर्ड राउंड के बीच हमें 6 मिनट का समय मिला था। थर्ड और फोर्थ राउंड के बीच हमें 12 मिनट का समय मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ राउंड के लिए हमारे पास सिर्फ 24 मिनट ही बचे हुए हैं।
देन वो उनके नंबर के बारे में भी कैलकुलेट करने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि अभी 5th राउंड में टोटल 24,492 डॉग्स आने वाले हैं। ली सोच रहा होता है, ऐसा लगता है ये लास्ट राउंड होने वाला है। ये सब कुछ सुन के एक बच्चा उस पर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। तभी मेहमीस उसके पास आता है और कहता है, क्या नेक्स्ट राउंड के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ली परेशान होके कहता है, हाँ, पर मुझे नहीं लगता मैं ये अकेले कर सकूंगा। ये सुन के वहाँ पे मौजूद एक बच्चा कहता है, तो फिर हम लोग साथ में लड़ाई करेंगे। ये सुन के मेहमीस उसके सर को पेट करता है। वो बच्चा मेहमीस के सोल को देख नहीं सकता, पर वो महसूस कर पा रहा था उसके बॉडी में कुछ तो ठंडा लग रहा है। मेहमीस उसे कहता है, तुम्हें सब कुछ अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। ये सुन के ली स्माइल करने लगता है। तभी वो सबको अपने पास आने के लिए कहता है। ली उन सब लोगों से कहता है, नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी। तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो, हमें एक साथ होकर लड़ना होगा। मैं तुम सब लोगों को एक एक टास्क दूंगा। इस बैटल के दौरान हमें व्हीट फील्ड को बचाना होगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है राउंड 5 शुरू हो चुका था। जैसा कि ली ने कैलकुलेट किया था, अभी टोटल 24,492 डॉग्स मौजूद थे। ली अपने साथियों को ऑर्डर देता है फायर करने के लिए, जिसकी वजह से बीच का हिस्सा छोड़ के बाकी चारों तरफ आग लग चुकी थी। वो लोग कामयाब हो चुके थे। ये देख के डील ली से कहता है, तुम्हारे पास सच में स्किल है। एक पर्सन कहता है, अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे तो फ्यूचर में हम लोग क्या खाएंगे? ली कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिशन खत्म होने के बाद सब कुछ रिसेट हो जाएगा। ये सुन के वो पर्सन सोचने लगता है, क्या रिसेट? इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद सब लोग ली पे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। ली ने उन सबका दिल जीत लिया था, इसीलिए वो अभी सोच रहा होता है, गॉड मुझे वो दे रहा है जो मुझे चाहिए था। ली उन लोगों से कहता है, सब कुछ जलने में समय लगेगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। पर तभी वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक जियांट डॉग। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान में पड़ गया था। वो सोचने लगता है, गॉड, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या ये हमारा 6th राउंड है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है, ये है राउंड 6 और यहाँ पे डॉग्स की नंबर मिलियंस में थी। ली सोचने लगता है, इनसे फाइट करना इम्पॉसिबल है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो सोचने लगता है, अब व्हीट फील्ड को बचा नहीं जा सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी मेहमीस उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देन वो आगे कहता है, ये बस हमारा मिशन का आखिरी स्टेप होने वाला है। डाकुओं को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले किंग को पकड़ना होगा। ये सुन के ली सोचने लगता है, क्या किंग? क्या उसका मतलब है कि इस बड़े फायर के पीछे भी? तभी मेहमीस कहता है, मैं अटैक करूंगा और तुम डिफेंड करना। देन वो हंसते हुए कहता है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये कह के वो आग की ओर बढ़ने लगता है। ली परेशान होकर सोचने लगता है, जरा रुको, हालांकि तुम अभी एक सोल हो, पर ये आग बहुत तेज जल रही है। तभी एक डॉग उसके ऊपर हमला करता है, पर सही समय पे एक पर्सन उस डॉग के ऊपर फायर से हमला करता है। वो पर्सन गुस्से से कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इनविजिबल फिस्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? तभी पीछे से और एक डॉग उस पर्सन के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर दूसरा पर्सन उसे धक्का दे देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अभी बातचीत करने का समय नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, ये फायर उन्हें रोक नहीं सकती। अली बाबा, अभी हमें क्या करना होगा? ये सुन के अली हैरान में पड़ जाता है। देन वो मिमी के बारे में सोचने लगता है, मुझे तुम पे भरोसा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा ट्रस्ट भाड़ में जाए। देन वो चिल्लाते हुए लोगों को ऑर्डर्स देने लगता है। देन सब लोग ली के कहे मुताबिक काम करने लगते हैं। डेल एक पर्सन से कहता है, इडियट, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो अभी क्या चल रहा है? डील उसे एक लकड़ी देते हुए कहता है, वो एक सेंट है जो कि एक अत्याचारी के वेश में है। वो तब से हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सन उससे लकड़ी लेते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, पर मुझे वो लड़का अभी भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है जब वो हीरो की तरह एक्ट करता है। देन वो पर्सन मसाल लेके उन डॉग से फाइट करने लगता है और कहता है, हम लोग वर्थलेस नहीं हैं। वो सब लोग मिलके जम के मुकाबला करने लगते हैं। फाइट करते करते आधा घंटा बीत चुका था, अभी सब कुछ ओवर हो चुका था। एक पर्सन कहता है, क्या सच में सब कुछ ओवर हो चुका है? वहाँ पे कोई भी डॉग अपीयर नहीं होता है, इसीलिए सब लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं। ली सोचने लगता है, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, पर उसे अभी भी मेहमीस की फिक्र हो रही थी। कुछ देर के बाद उस धुएं में से मेहमीस बाहर निकलता है।
ली भागते हुए उसके करीब जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ली उससे कहता है मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। मेमीस कहता है क्या तुम भूल गए थे, सोल को हीट से डर नहीं लगता। ली कहता है पर तुम समुद्र की आग में चले गए थे, मैं भला क्यों ना डरूं। मेमीस कहता है तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। देन वो ली को किस कर लेता है। मेमीस उससे कहता है मैं तुम्हारा स्वॉर्ड और शील्ड हूँ, तुम भला कैसे डिफीट हो सकते हो। ली को देख के एक पर्सन सोचने लगता है आखिर अली बाबा वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है और वो इस तरह से क्यों खड़ा है, क्या वो कोई प्रेयर कर रहा है। वो पर्सन चिल्लाते हुए उसे कहता है अली बाबा तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। मेमीस उसका हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है अब जाओ उनके साथ सेलिब्रेट करो, लोगों को तुम्हारी जरूरत है, अब तुम उनके नए क्राउन किंग बन चुके हो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली उन लोगों से कुछ बातचीत कर रहा होता है। एक पर्सन कहता है सिर्फ कुछ ही व्हीट फील्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मुझे डर है कि हम लोग एक पर्सन के लिए 10th पोर्शन व्हीट उगा नहीं सकते। हम लोगों ने मेहनत करके 40% उगा ली है, देन हम लोग इसे इक्वली डिवाइड करने वाले हैं। इसके लिए हर एक पर्सन एक एक पोर्शन दे रहा है। जब समय आएगा क्या तुम अपना थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हो, एक पोर्शन भी काफी रहेगा। ये सब कहने के दौरान वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। दूसरा पर्सन कहता है अली बाबा क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पर ली बिना कुछ कहे स्माइल करता है। उसकी स्माइल देख के वो दोनों और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। पर तभी ली उन्हें 10 पोर्शन व्हीट देते हुए कहता है तुम इसे ले सकते हो आज ए ट्रिब्यूट। इससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गए थे। ली कहता है तुम फिर से इसे एक पर्सन के लिए 1/4 डिवाइड कर सकते हो। हालांकि ये टास्क बहुत ही मुश्किल है, पर अभी हम लोग बुनाई करेंगे तो शायद हम लोग 10 पोर्शन एक पर्सन के लिए व्हीट उगा सकते हैं। सुन के एक पर्सन कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुन के ली कहता है हाँ, अगर ऐसा समय आएगा तो तब मुझे शायद तुम्हारी मर्जी की जरूरत होगी। तब तुम लोग थोड़ा थोड़ा व्हीट जमा करके मुझे 10 पोर्शन लौटा सकते हो। वो आगे कहता है मेरी जिंदगी यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर आखिरी पल पे मेरे पास इनफ व्हीट नहीं रहेंगे फिर भी मैं तुम्हें शेयर करूँगा। तुम अपनी जिंदगी हमें दे सकते हो ताकि हम इसे प्रोटेक्ट कर सके। ये सुन के वहाँ पे मौजूद सारे लोग कहने लगते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो उनके लिए स्माइल करते हुए सोचने लगता है पर इन द एंड देन वो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है वेल मुझे भी सिंसियर होना होगा, मुझे तुम्हें अपना रियल नाम बताना होगा। पर तभी उसे एक पर्सन कहता है जरा रुको, हम लोग पहले से ही सोच रहे थे अली बाबा एक फेक नाम होगा, तुम एक्चुअली में हीज मैजेस्टी मेहमीस हो ना। ये सुन के ली और मेहमीस दोनों ही शौक में पड़ जाते हैं। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए मेहमीस के बारे में तारीफ करने लगता है। वो ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि हीज मैजेस्टी अडोरेबल और लवेबल है और वो लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद करता है। मेरे पास उनका एक छोटा सा डॉल है जिसे मैंने फेरिस से मंगवाया था। ये सुन के मेहमीस गुस्से से सोचने लगता है तुम्हारे पास एक डॉल भी है, फिर भी तुम मुझे कोई और कैसे समझ सकते हो, क्या तुम अंधे हो। देन वो पर्सन आगे कहता है वो एक नोबल पर्सन है इसीलिए उसे अपना फेस छुपाना पड़ता होगा। पर क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि एक हैंडसम फेस को इस तरह से छुपाना नहीं चाहिए। ये सुन के ली पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुका था। देन वहाँ पे मौजूद सारे लोग मेहमीस के बारे में तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुन के मेहमीस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ली उन सब लोगों से कहता है तुम लोगों ने सही कहा, मैं ही मेहमी। तभी मेहमीस उसे रोकते हुए कहता है उन लोगों ने कहा कि मैं एक लड़की की तरह था और तुमने ये बात मान ली और अब तुम मेरी गद्दी चुराने की कोशिश कर रहे हो। ली अपना मास्क हटाते हुए कहता है एक्चुअली मैं वो पर्सन हूँ जो हरमानू बीच के परेड में मौजूद था और जिसने हीज मैजेस्टी और इवीज को प्रोटेक्ट किया था। मैं जेंगली हूँ। ये सुन के वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं क्या तुम वही जेंगली हो जो हीज मैजेस्टी से भी ऑसम है। ये सुन के ली स्माइल कर रहा होता है पर पीछे से मेहमीस उसे घूर रहा था। तभी ली एक पर्सन का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ही तुम हीज मैजेस्टी को अंत तक फॉलो करो। इन द फ्यूचर तुम लोग हीज मैजेस्टी के विंग बन सकते हो मेरी तरह। ये सुन के वहाँ पे मौजूद लोग सोचने लगते हैं हम बस तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं, हमें पता नहीं तुम्हारा स्टेटस क्या है या फिर तुम कौन हो, पर अगर तुम चाहते हो कि हम किंग के विश को फॉलो करें तो फिर हम डेफिनेटली ये करेंगे। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हम लोग हीज मैजेस्टी मेहमीस को हमेशा फॉलो करेंगे। ली मेहमीस से कहता है हम हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं,
पर अभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। मैं ये जान के हैरान में था कि वो लोग मुझे किंग समझ बैठे थे। आखिर गॉड ने इतने लोगों को कहाँ से उठा लिया था। पर मेमीज कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ली उसे कहता है क्या तुम गुस्से में हो क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा फेमस हूँ। मेमीज कहता है मैं वाला गुस्सा क्यों करूँगा, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। कुछ देर के बाद ली उन सब लोगों को कहता है मेरी तरफ देखो। ली अपना हाथ ऊपर उठाता है। ये देख के वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। देन वो अपना हाथ और भी तेजी से मूव करने लगता है एंड देन सडनली वो नीचे गिर जाता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और वहाँ पे मौजूद एक लड़के को देख के ली सोच रहा होता है नो वे, क्या ये वही लड़का है। और बाकी के लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा था। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। अभी ली अपने कपड़े बदल रहा होता है, पर तभी मेमीस उससे कहता है ली हमारे बीच में गॉड है। ये सुन के वो हैरान में पड़ जाता है। मेमीस कहता है जब मैंने सबसे बड़े डॉग को हरा दिया तब मैंने ब्लैक मिस्ट को बदलते हुए देखा था। वो हमारी बस्ती में वापस आ गया था। ये उन ब्लैक डॉग से अलग है। ये बार बार जीवित नहीं होती है। इस पर नियंत्रण किया जा रहा है। इसे नियंत्रण करने वाला और कोई नहीं बल्कि एनोबीज है। ली का चेन कपड़ों में उलझ चुका था, इसीलिए मेमीस उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है वो इन 40 लोगों में से किसी एक को कंट्रोल कर रहा है। देन वो ली के फंसे हुए चेन को कपड़े से बाहर निकालते हुए कहता है वो पर्सनली हमें मॉनिटर कर रहा है, इसीलिए हमें जानना होगा आखिर वो किसके अंदर छुपा हुआ है। ली उसे कहता है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। इसका नाम तो आपको पता ही होगा। ये कहता है जब डील ने रजिस्टर किया था उसने वहाँ पे कहा था कि वो अनएम्प्लॉयड है, पर मुझे एक्चुअली में पता है कि वो कौन है। वो मांगा सिटी में रहने वाला एक नोबेल का सबसे छोटा बेटा है। मैंने उसे 2-3 बार पैलेस के बैंक्वेट पार्टी में देखा था। वो ज्यादा फेमस नहीं है। वो अपने अजीबोगरीबो बिहेवियर के लिए बदनाम है, पर उसके एक्शंस को देखते हुए मैं ये जज कर रहा हूँ कि वो एक क्लेवर पर्सन है जो अपने ट्रू एबिलिटीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है। देन वो आगे कहता है वो शुरू से ही मुझे हमेशा से ऑब्जर्व करता आ रहा है और जब भी मुसीबत आती है वो जरा सा भी नहीं डरता है और वो हमेशा मेरे साथ ही हैंग आउट करता रहता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो जानने के लिए वो क्यूरियस है, पर मुझे नहीं पता है आखिर वो क्या चाहता है। देन वो सोचने लगता है गॉड ने उसे कैसे यहाँ पे लाया होगा। मेमीस कहता है पर हम उसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ली कहता है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। सबकी नजर ली के ऊपर थी। ली मेमीस से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कपड़े पहन के यहाँ से भागो। मेमीस इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं था, पर ली उसे इशारा से कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग देखेंगे कि किसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरे और गॉड के सिवा तुम्हें और कोई भी देख नहीं सकता। पर मेमीस को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है, इसीलिए वो ये काम करने के लिए मना कर रहा था। पर ली जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है। ली ने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा लिया था, जिसकी वजह से मेमीस उसके ऊपर गिरने लगता है। उन दोनों को इस तरह से देख के एक पर्सन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। उस पर्सन को देख के ली कहता है वो लड़का ये कैसे हो सकता है। उस लड़के ने अपनी आंखें कवर कर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि एनोविस जिस पर्सन को कंट्रोल कर रहा था वो डील नहीं था। ली उन सब लोगों से कहता है जब 3 महीने की डेडलाइन खत्म होने वाली रहेगी तब तुम लोगों को मुझे ट्रिब्यूट के अलावा कुछ और भी देना होगा। तुम लोगों को एक डिफिकल्ट टेस्ट देना होगा, इसीलिए तुम लोग फार्मिंग के बजाय कुछ पढ़ाई भी कर लेना। जिस पर्सन को एनोविस कंट्रोल कर रहा होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। ये चीज डेल भी नोटिस कर रहा था। कुछ देर के बाद ली मेमीस को वापस अपने कमरे में ले जाता है। ये वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी मेमीस उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम अपने ही हस्बैंड को जान से मारना चाहते थे। ली कहता है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है। मेमीस कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कहाँ पे चोट लगी है, क्या तुम देखना नहीं चाहते मुझे कहाँ चोट लगी है। देन मेमीस उसका हाथ उस जगह पे टच करवाता है, जिसकी वजह से ली बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी ली उसे हिट करता है और वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे उस लड़के को ढूंढना होगा जिसे एनोविस कंट्रोल कर रहा है। भी वो सोच रहा होता है अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो फिर शायद मैं 2-3 दिन तक बेड से नहीं उठ सकूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली ग्रास पे बैठा हुआ था। वो सोचने लगता है मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्या उसे पता चल गया कि वो एक्सपोज हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ से डिसअपियर हो गया।
तभी डील अचानक से उसके पीछे सडनली अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से ली तुरंत उसे हिट करते हुए सोचने लगता है तुम्हारे फेस पे मक्खी है। डील कहता है ग्रेट किंग, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये सुन के ली उसे छोड़ देता है। डील कहता है ओह तुम ये खुद से क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट तुम्हारे साथ नहीं है? ये सुन के ली उसका गला दबाते हुए कहता है तुम किस गार्डियन स्पिरिट की बात कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डील कहता है तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इसे रिकॉग्नाइज कर लिया था। हालांकि मुझे अपने ही फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है, पर मेरे पुराने दोस्त अभी भी सिटी में रहते हैं, इसीलिए मुझे पहले से ही पता है कि डिवाइन मैसेंजर कैसे दिखता है। जबकि वो एक डिवाइन मैसेंजर है, इसीलिए नेचुरली उसके पास कोई डिवाइन पावर तो जरूर होगा। ये सुन के ली उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? डील कहता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। देन वो ली को एक पेपर देते हुए कहता है जब मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा तब मैं तुम्हें नोबेल्स के धमकियों से बचाने के लिए पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे इन लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत होगी। मुझे बस कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मैं उन्हें राजी कर सकूं और उन्हें एकत्रित कर सकूं। उस लिस्ट में लिखे गए लोगों का नाम पढ़ के ली सोचने लगता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं एंटी एक्सपेंसिव ऑपरेशन के लिए। ली कहता है 1 महीने से भी कम समय में तुमने इन लोगों को ऑलरेडी पहचान लिया है। डील कहता है सिर्फ उन्हें ही नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारी तरह बिजी नहीं रहता, इसीलिए मैं उन लोगों के साथ घुल मिल चुका हूँ। पर ली कहता है पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता मिस्टर डील। डील कहता है मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मरते दम तक तुम्हें फॉलो करेगा। देन वो आगे कहता है इतनी सारी मुसीबत झेलने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल हो चुका हूँ? उसे देखते हुए ली सोचने लगता है हालांकि उसने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ है जिसकी वजह से मैं उसका फेस क्लियरली नहीं देख पा रहा, पर ये उसका अपना स्टाइल है। पर उसने जितने भी परफॉर्मेंस किए हैं उसने सब में आउटस्टैंडिंग किया था। पर फ्यूचर में और भी मुसीबत आने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो खुद को पहले ट्रेन कर ले एंड देन मैं उसका टेस्ट लूंगा। देन ली अपने गले से उस नेकलेस को उतार के उसे दे देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो चीज मिल गई थी। ली कहता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें ये टेम्पररी के लिए दे रहा हूँ। कुछ देर के बाद ली उसे एक लड़के के बारे में पूछता है। ली कहता है वो लड़का बहुत मेहनत करता है पर वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है। काम खत्म करने के बाद वो फील्ड में हमेशा जाता है बॉक्सिंग करने के लिए। इसके बाद वो मशरूम का देखभाल करता है। देन वो घर चला जाता है रेस्ट करने के लिए। डील को पता था अभी वो पर्सन कहाँ पे होगा, वो इसके बारे में ली से भी कहता है, इसीलिए ली भागते हुए उस जगह पे पहुँच जाता है। इसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो एक लकड़ी के ऊपर बैठ के मशरूम को देख रहा होता है। उसे देख के ली छुप जाता है और सोचने लगता है क्या मैं यहाँ पे मशरूम से बातचीत करने के लिए आया हूँ, पर अगर मैं उसके पास डायरेक्टली चला जाऊंगा तो उसे एम्बेरस फील होगा। चलो मैं सनसेट होने का वेट करता हूँ, जब वो वापस जाने लगेगा मैं उससे बातचीत कर लूंगा। वो वहाँ से जा ही रहा होता है पर उसे दूसरी ओर 2 पर्सन दिखाई देते हैं। एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो बस हमें बुली कर रहा है, वो हमें धमका रहा है ताकि हम उसके लिए हार्ड वर्क करें। पर अब उसने खुद को एक सेवियर की तरह बदल लिया है और कुछ दिनों पहले जो लोग उसे गुस्से की नजरों से देखते आ रहे थे अभी वो लोग उसके पैर चाट रहे हैं। वो लोग बस उसके मनी और पावर की वजह से अंधे हो चुके हैं। तुम हमारे लीडर हो, तुम शुरू से ही सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचते आ रहे हो। उस अली बाबा ने सबकी तरह तुम्हें भी एक टास्क असाइन किया था। उसने तुम्हें आग को गार्ड करने के लिए कहा था। तुम बिना फ्रीडम के हर दिन काम करते रहे। वो तुमसे जेलस फील करता है, इसीलिए वो जानबूझ के तुम्हें बुली कर रहा है। ये सुन के ली परेशान होकर सोचने लगता है हाँ ये क्या है। वो पर्सन अपना फेस को कवर करते हुए कहता है अब तुम्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। ली सोचने लगता है तुम कुछ भी नहीं समझे, तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक और सॉफ्ट हार्टेड हो, पर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया जो था फायर को गार्ड करने का। तुम 1 नंबर के गधे हो। वो पर्सन अपने दोस्त से कहता है इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया ताकि मैं सीक्रेटली उसे जान से मार सकूं। ये सुन के ली सोचने लगता है ऐसा लगता है कि मैंने उस पर्सन को मिसजज किया। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। मैं मिमी से कह दूंगा इन दोनों को हिट करने के लिए एंड देन मैं इन लोगों को रोड के बाहर फेंक दूंगा।
तभी वहाँ पे वो पर्सन आ जाता है जिसे एनुबिस कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह के पर्सन निकलोगे। ये सुन के एक पर्सन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुमने वो जान लिया है जो तुम्हें जानना नहीं था। पर वो पर्सन उसे किक मार देता है। दूसरा पर्सन एनुबिस से कहता है, आखिर हम लोग क्या गलत कर रहे थे? हम लोगों को बिना किसी रीजंस के यहाँ पे लाया गया और वो अली बाबा हमें टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो हमें कोई चॉइस भी नहीं दे रहा। क्या तुम्हें इंसल्ट फील नहीं हो रहा है? तुम इसे कैसे रजिस्ट कर सकते हो? देन वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है, पर एनुबिस उसे रोक लेता है। पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? हम उसका विरोध करेंगे। एनुबिस उसे कहता है, मुझे अभी भी याद है तुम मेहमीज के एक सबॉर्डिनेट थे फ्यूचर में। मुझे लगा था इस लाइफ टाइम के दौरान ये नहीं बदलेगी। देन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। देन उस पर्सन का हाथ स्टोन में बदलने लगता है। उसका फेस भी स्टोन में बदल रहा होता है। धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी स्टोन में बदल जाता है और वो हवा में डिसअपीयर हो जाता है। उसका दोस्त ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो भी स्टोन में बदल जाता है और वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तभी वहाँ पे ली आ जाता है। उसे देख के एनुबिस बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। ली कहता है, ये स्टोन स्टेचू। उसे याद आने लगता है कि मेहमीस भी इसी तरह स्टोन में बदल के बिखर गया था। ये सब कुछ देख के वो अभी बहुत ही ज्यादा शौक में था। वो सोचने लगता है, क्या तुम वो स्टोन स्टेचू हो? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं। जब 6-7 चैप्टर रिलीज हो जाएंगे तब मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।